अब देखिए जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल में आगे, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताइए? लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में एनोडाइजिंग वाला टॉपिक पढ़ा दिया था, याद है? बताइए, एनोडाइजिंग हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, याद है? ठीक। इसके बाद अब हमें पढ़ना है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ओके, अब मेटल की हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो केवल ऑक्सीजन, मतलब मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो ओनली ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के डिसाइड नहीं करी जा सकती है, तो हमने वाटर की भी हेल्प ली, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इस एक्टिविटी को ध्यान से जरा चेक करिए। देखिए एक्टिविटी व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, मेटल रिएक्ट विद वाटर, करेक्ट। अब देखिए, एक बात तो आपको पहले ही बताना चाहता हूं मैं कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो भाई आपको पता ही है ना। ये देखिए, ये तो आपको पता ही है, और यहीं से हिंट ले लेके आप अपनी स्टडी को और अच्छा कर सकते हो, है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, इस तरीके से यहां से आ जाओगे। तो ये रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिखा हुआ है मेटल्स का, ठीक है। और ये आया कहां से? ये यहीं से आया हुआ है, ये देखिए। चलिए अब हम एक्टिविटी को करते हैं। ये सब एक्टिविटी कर करके ही हमारा कंक्लूजन निकला हुआ है, जिससे हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? कह रहा है दिस एक्टिविटी नीड्स, अब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराने मेटल की, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ओके, मतलब टीचर की देखरेख में क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है सोडियम और पोटेशियम अगर आप लोगे तो सोडियम और पोटेशियम अगर पानी से, ठंडे पानी से भी अगर आपने उसकी रिएक्शन करा दी सोडियम और पोटेशियम की, ठीक है, तो बहुत ही विग्रसली वो रिएक्शन करता है, आप लोग को पता है, ठीक है, बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर हीट निकलती है, आपको पता है, ठीक, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट। अब देखिए, collect the sample of the same metals as in activity 3.9। तो 3.9 में जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे हमें वही सारे सैंपल कलेक्ट करने, ठीक है ना। तो 3.9 में आपने कौन कौन से सैंपल कलेक्ट किए थे देख लीजिए जरा फटाफट। 3.9 में कहाँ गया आपके? देख लीजिए सैंपल कौन कौन से थे स्टूडेंट्स इसमें, है ना, यही सारे सैंपल थे आपके, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। तो हम सोडियम लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, ठीक है ना, जिंक लेंगे, ठीक, कॉपर लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, लेड लेंगे, ठीक। तो ये सब सैंपल्स हैं आपके। सोडियम ले लीजिए, ठीक, मैग्नीशियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, और क्या था आपका? आयरन ले लीजिए, ठीक है, और क्या था आपका बताइए? लेड था आपका, लेड और कॉपर ले लीजिए, ठीक, यही सारी चीजें थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं था, ठीक, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। चेक कर लो, क्योंकि हमें इसके रिजल्ट लिखने पड़ेंगे, ओके, हमें इसके रिजल्ट भी लिखने पड़ेंगे। एक और पीडीएफ में ओपन कर लेता हूँ अपने लिए सामने, है ना, रुक जाओ, जिससे कि मैं देख सकूं कि क्या क्या एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लेनी है, करेक्ट, ठीक है। तो ये मेटल्स आपने लेने थे, सोडियम ले लिया, जिंक, मैग्नीशियम, लेड, आयरन, ओके, और कॉपर एंड एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए, कह रहा पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ठंडा पानी लेना है, सबसे पहले आपको ठंडा पानी लेना है, ठीक है ना। ठंडा पानी मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा पानी, और क्या, गर्म नहीं करना है ना। तो अगर आप ठंडा पानी लोगे तो आप क्या देखते हो, ध्यान से सुनो बच्चों, आपका देखो यहाँ मैंने पोटेशियम तो नहीं लिया हुआ है, पोटेशियम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव आपको पता है। लेकिन यदि आप रिएक्शन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, रिएक्शन लिखने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आपको लेने के लिए मना किया गया है ना, लेबोरेटरी में आपको चोट लग सकती है उससे, है ना, बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लोजन हो सकता है, आपको पता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब देखिए जरा यहाँ पर, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ मान लीजिए पोटेशियम ले लिया, मान लीजिए भाई ले लिया, है ना, क्योंकि रिएक्शन तो लिखनी है ना आपको, ठीक। पोटेशियम लिया हमने सॉलिड, और ये पानी लिया ठंडा, हमने वाटर लिया कैसा? कोल्ड, ध्यान रखिएगा, ठंडा पानी लिया है, ठीक, लिक्विड। तो ये रिएक्शन कर जाता है बच्चों। अब आप लोग को पता है कि ये आपका एल्कली बना देगा, आपको पता है ना। पोटेशियम क्या बनाएगा आपका? एल्कली, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सबको पता है। तो KOH बनेगा एक्वस, ठीक। और सुनिए, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाती है। एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक, एक बार और बात याद रखनी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट निकलती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपकी हीट निकलती है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक, ओके। तो ये चीज है। अब देखो, इसके बाद अगर आप सोडियम लोगे, ठीक, तो सोडियम लिया आपने सॉलिड, और इसकी रिएक्शन कराई पानी के साथ। बच्चों ध्यान दे, एल का मतलब लिक्विड और कोल्ड, ठंडा पानी है, तो आपका यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaOH, ठीक है, एक्वस,
सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी और फिर से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज आपकी होगी। बताइए, ये रिएक्शन सबको पता है, यस और नो? बताइए, करेक्ट? ये बात सबको पता है, यस और नो? बताइए, हो जाएगा? ठीक है, तो ये चीज है। एक खास बात आपने देखी क्या यहाँ पर? बताइए बच्चों, एक खास बात देखी यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रही है। प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रही है, करेक्ट? अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रही है। और सुनिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, वैसे तो बच्चों इन्होंने कैल्शियम का, यहाँ पर कैल्शियम का पीस नहीं लिया हुआ था, लेकिन मैं ले लेता हूँ, चलो, है ना? क्या पता भाई मेरी लेबोरेटरी में कैल्शियम भी अवेलेबल हो। तो कैल्शियम अगर आप लोगे, देखिए चीजों को याद करते रहिएगा। मान लीजिए कैल्शियम भी आपने लिया, ठीक है, तो कैल्शियम सॉलिड जो होगा वो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ ये भी रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना? ये भी रिएक्शन कर जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलता है यहाँ पर? साथ में निकलेगा आपका, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बैलेंस ना हो तो वो सब आप लोग एडजस्ट कर लेना, बैलेंसिंग पे मेरा दिमाग अभी नहीं लग रहा है, बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बैलेंसिंग आप लोग कर लेते हो, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाती है, ठीक, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाती है, करेक्ट? ओके, अब देखिए बच्चों अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। देखिए ये जो पोटेशियम और सोडियम के जो पीसेस आपने पानी में डाले, ठीक, जरा समझना, जरा देखो, जरा समझना, देखो आपको पता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट होगी, मतलब आपने देखा है सोडियम पोटेशियम को पानी में डालते तो एक्सप्लोजन होता है ना, है ना? तो एक्सप्लोजन जो होता है, पॉप साउंड की भी आवाज आती है वहां पे, तो पता है बात, जरा दिमाग लगाइएगा, इतना ज्यादा हीट निकलता है यहां पर, इतना ज्यादा हीट निकलता है यहां पर, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती कि हाइड्रोजन जो निकलती है वो हाइड्रोजन बर्न हो जाती है। यहां पर खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक? सुना आप लोगों ने कि नहीं? बताइए, सुना आपने मेरी बात? क्या मैंने बोला बताइए भाई? सोडियम और पोटेशियम के केस में, यानी कि पोटेशियम सोडियम के केस में इतनी ज्यादा हीट निकलती कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न कर जाती होगी, खत्म। हाँ, ब्लास्ट होता है, सुना आपने, ब्लास्ट होता है। लेकिन पता है, अब आप समझो, अगर आप कैल्शियम को वाटर के साथ कराओगे तो यार रिएक्शन तो वैसे ही होगी आपका। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, इसलिए COH होल ट्वाइस बन गया यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है। लेकिन यहाँ पर हीट उतनी ज्यादा, यार हीट निकलती, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हीट अच्छी खासी निकलती, वहां हाथ भी जल जाएगा, इतनी हीट निकलती, लेकिन इतनी वो हीट सफिशिएंट नहीं होती यहाँ पर कि इस हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सके, ठीक है? यहाँ हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न नहीं करता है, समझे? तो लेस हीट, यदि आप चाहो तो मैं लिख दूं आपके लिए यहाँ पे लेस हीट, ठीक है, कम मात्रा में हीट निकलती है यहाँ पर, कम मात्रा में हीट निकलती। अब बताओ, अब आपके मन में क्या आ रहा है? आपके मन में क्या आ रहा है भाई? अगर हाइड्रोजन गैस नहीं बर्न हो रही है, जरा समझिएगा, अगर हाइड्रोजन गैस नहीं बर्न हो रही, हीट ज्यादा मात्रा में नहीं निकल रही है, ठीक है ना, तो यार वो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं, है ना, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होंगे वो जाके कहाँ, हाइड्रोजन गैस के बबल के फॉर्म में वो कैल्शियम के पीस पे चिपक जाएगी, समझो। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने कंटेनर लिया था, हाफ फिल्ड वाटर, मतलब बीकर में पानी भरा हुआ था आधा, ये इस तरीके से, और ये कैल्शियम का टुकड़ा था। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये स्टिक कर जाएगी, जाके चिपक जाएगी किस पे? कैल्शियम के सरफेस पे। अब यार ये हाइड्रोजन अगर कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाएगा तो कैल्शियम वाटर पे फ्लोट करेगा, कैल्शियम विल फ्लोट ऑन द वाटर। भैया याद कर लो, याद कर लो, वो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इस एक्टिविटी में कुछ कहानियां पूछेगा, बोलेगा कि ये बताओ जरा कि यस, ये बताओ जरा कि कैल्शियम, सॉरी, ये बताओ जरा कैल्शियम और मैग्नीशियम, भी मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं, वो ना वाटर पे फ्लोट क्यों करते हैं? तो फ्लोट इसलिए करते हैं, खास बात सुनिएगा, हीट जो निकलती होगी यहां से, दिस हीट इज नॉट सफिशिएंट, ये हीट कम निकलती है, तो यार हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न हो नहीं पाता होगा, है ना? हाइड्रोजन की बर्निंग सफिशिएंट, मतलब हाइड्रोजन की बर्निंग नहीं हो पाती होगी, तो यार नहीं हो पाती तो हाइड्रोजन बच जाएगा, तो हाइड्रोजन जब बच जाएगा तो वो बबल्स के फॉर्म में इस पे चिपक जाएगा कैल्शियम के पीस पे, और जब कैल्शियम के पीस पे चिपक जाएगा तो उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाएगी कैल्शियम की, और वो पानी पे तैरेगा, फ्लोट करेगा। तो कैल्शियम आपका पानी पे क्या करेगा? फ्लोट करेगा। याद कर लो भाई, ठीक। अब सुनिए जरा ध्यान से, जितनी ज्यादा हीट निकल रही होगी जिसमें, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि हीट निकल रही है तो सिस्टम से एनर्जी जब बाहर निकलती तो सिस्टम स्टेबल होता है, इसका मतलब उतना ज्यादा स्टेबिलिटी वो गेन कर रहा है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उतना ज्यादा तेजी से वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? तो ये आपके ये दोनों मोस्ट रिएक्टिव हो गए, आपको पता है, और वैसे भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम। अब आती बारी कैल्शियम की। अब मैं, चलो मान लो कि मैंने मैग्नीशियम का भी पीस ले लिया, ठीक। अब मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम का भी पीस ले लिया, ठीक। तो मैग्नीशियम क्या करता है, ध्यान सुनो, मैग्नीशियम क्या करता है यहां पर, मैग्नीशियम की जब आप रिएक्शन कराओगे बच्चों तो ठंडे पानी से नहीं करेगा, ये मैग्नीशियम आपका ठंडे पानी से नहीं करता है, ठीक। तो मैग्नीशियम, अगर आपने वाटर लिया कोल्ड, ये लिक्विड लिया और कोल्ड वाटर, नो रिएक्शन,
ठीक, नो रिएक्शन। ये क्या दिखाता है बताओ, ये क्या दिखाता है बच्चों? अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है मैग्नीशियम की ठंडे पानी के साथ, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से लेस रिएक्टिव है। मानते हो कि नहीं भाई, कैल्शियम ने ठंडे पानी से रिएक्शन कर लिया यार, फटाफट रिएक्शन कर लिया, मैग्नीशियम कर नहीं पा रहा है। इसलिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे तो सबसे पहले उन्होंने पोटेशियम को रखा हुआ है, फिर उन्होंने सोडियम को रखा हुआ है, और फिर उन्होंने किसको रखा है? कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम जो है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। चेक कर लो, ये वाटर वाली रिएक्टिविटी से हमें पता चल गया, वाटर वाली केमिकल रिएक्शन से हमें पता चल गया यार कैल्शियम ने तो ठंडे पानी से ही कर लिया, मैग्नीशियम नहीं कर रहा है ठंडे पानी से यार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कैल्शियम। तो कैल्शियम को आप ऊपर रखोगे, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम आ जाएगा नीचे, मैग्नीशियम आ जाएगा आपका नीचे। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, अब ध्यान दे जरा, इसके बाद अब ध्यान दे जरा, अब हमने क्या करा? हमने मैग्नीशियम को गर्म पानी के साथ रिएक्शन कराया। ठीक, हमने क्या कराया? मैग्नीशियम को हमने गर्म पानी के साथ रिएक्शन कराया, H2O लिक्विड लिया और गर्म कर दिया इसको, हॉट। अगर गर्म पानी लोगे आप, ठीक है, अगर हॉट पानी लोगे तो रिएक्शन हो जाती है, तो रिएक्शन हो जाती है। ठीक, तो रिएक्शन हो जाती है, क्या बनेगा यहां पर? यस यस, क्या बनेगा यहां? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा बताइए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक, MgOH होल ट्वाइस एक्वस यहां पर बनेगा, और यहां हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हल्का सा अगर आप गर्म पानी ले लोगे, ठीक है ना, हल्का सा अगर गर्म पानी ले लोगे तो मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है, मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा। तो कौन कौन फ्लोट करता है? समझ गए कहानी की नहीं? बताओ कौन कौन फ्लोट करता है? कैल्शियम भी फ्लोट करेगा और मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इतनी सफिशिएंट हीट नहीं निकलती है। ओके, आप तो हीट दे रहे हो यहां पे, एक तरीके से गर्म पानी से रिएक्शन करा रहे हो, थोड़ी बहुत हीट निकलेगी, मना नहीं कर रहा हूं, तो जो भी हीट निकलेगी यहां पर वो लेस हीट है, वो हाइड्रोजन को बर्न नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो वो हाइड्रोजन के बबल्स जाके मैग्नीशियम के टुकड़े पे चिपक जाएंगे और उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम कर देंगे, और मैग्नीशियम क्या करेगा? पानी पे फ्लोट करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? पानी पे फ्लोट करेगा। ठीक, मैग्नीशियम पानी पे फ्लोट करेगा। ओके, करेक्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये चीज है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? ठीक, हाँ, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, आपने अभी तक क्या क्या डिसाइड कर लिया बताइए? पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, ठीक, फिर कैल्शियम, और फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हो गया, क्या दिक्कत है? इसके बाद अगर आप यहां पर क्या लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप एल्युमिनियम लोगे बच्चों, इसके बाद अगर आप जिंक लोगे, और इसके बाद अगर आप आयरन लोगे, ठीक है ना। अब आपने बच्चों क्या क्या लिया, ध्यान से चेक करो। एल्युमिनियम लिया, इसके बाद जरा समझिएगा, आपने इसके बाद एल्युमिनियम लिया, ठीक, और इसके बाद आपने जिंक लिया, और इसके बाद आपने आयरन लिया। ठीक, इन सब चीजों को आपने लिया, इन सब सैंपल्स को आपने लिया। तो आप क्या देखते हो, ध्यान से चेक करो बच्चों, आप क्या देखते हो? यहां पर एल्युमिनियम लिया हमने, जिंक लिया, आयरन लिया, तो ये ठंडे पानी से भी रिएक्शन नहीं करते, गर्म पानी से, ठंडे पानी से तो करते नहीं, गर्म पानी से भी नहीं करते, है ना। तो थोड़ा कंक्लूजन में यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, है ना, हॉट वाटर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, गर्म पानी के साथ नो रिएक्शन। तो हमने क्या किया? हमने इसको और ज्यादा एनर्जी दी, और ज्यादा एनर्जी देने के लिए हमने इसकी स्टीम से रिएक्शन कराई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसकी स्टीम से रिएक्शन कराते हैं। तो जब हमने इसकी स्टीम से रिएक्शन कराई तो इनके ऑक्साइड्स बनने लगे, इनके ऑक्साइड्स बनने लगे। मतलब समझो, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन Fe की रिएक्शन आपने स्टीम से कराई। स्टीम, आपको पता है ना, गर्म पानी से ज्यादा हीट किसमें होगी? स्टीम में, भाप में, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होती है। आपको पता है भाई, जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, उसमें लेटेंट हीट होती है, ठीक है ना, तो उसमें हीट की मात्रा ज्यादा होती है, करेक्ट। तो एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन की रिएक्शन जब आप हीट से कराते हो तो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं, यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, तो हम मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है। तो हमें क्या मिलता है? मैं आपको करके दिखाऊंगा, मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है, मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है। ठीक, ओके, नाउ देखो, अब ध्यान से बच्चों जरा पढ़िए इस पूरे कंक्लूजन को जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। वैसे तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को याद ही है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को याद ही है, ठीक है ना। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, फिर आयरन आता है, आपको पता है, ठीक। एल्युमिनियम, ठीक है, वैसे तो आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद है, बट फिर भी, ठीक है, फिर जिंक आएगा, फिर आपका क्या आएगा? आयरन आएगा, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का, आप लोग को पता है, ठीक। आइए जरा इसका कंक्लूजन करते हैं। पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि जो हाइड्रोजन बनेगा वो बर्न हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो
सोडियम और पोटेशियम के पीस फ्लोट करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो पानी पे नहीं तैरेंगे, है ना। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पीसेस हैं वो वाटर पे क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, एक चीज और, कैल्शियम ठंडे पानी से ही कर जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम को गर्म पानी से कराना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन करता है। इससे प्रूफ होता है कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है। और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट निकलती है। क्या निकलती है? यहां पर हीट निकलती है। और ये जो हीट है वो क्या करेगी बताइए? ये जो हीट है वो क्या करेगी बताइए? ये जो हीट है वो क्या करेगी? वो हाइड्रोजन गैस को बर्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि सफिशिएंट हीट नहीं है, सफिशिएंट हीट नहीं है। तो जो हाइड्रोजन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पीसेस पे चिपक जाएंगे। ओके, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो पीसेस हैं वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। करेक्ट? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज है। ओके अब देखिए जरा, उसके बाद आपने क्या देखा कि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ना तो ये हॉट वाटर के साथ करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ तो करेंगे नहीं, करेंगे ही नहीं करेंगे। ओके, तो स्टीम के साथ करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको मेटल के ऑक्साइड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे। अब आइए जरा यहाँ पर बच्चों कुछ बातें पढ़िए, और अगर इन्होंने कुछ सवाल पूछे हो तो उसके आंसर जरा देना शुरू करिए। ठीक, आ जाइए। सबसे पहले, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। ओके, तो ये बात इन्होंने क्यों बोली हुई है? तो ये बात बोली इन्होंने किसके लिए? सोडियम और पोटेशियम के लिए। आपको पता है सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में, आपको पता है, हीट निकलेगी तो हमें चोट वोट लग सकती है, इसलिए टीचर के सामने हमें इसे बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए। उसके बाद कह रहा कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सेम मेटल्स इन एक्टिविटी 3। ठीक है, उसके बाद कह रहा पुट स्मॉल पीसेस। ठीक है, ये भी बात आपको पता है, कोल्ड वाटर में पहले डालना है। कह रहा विच मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ओके बच्चों, ठंडे पानी से कौन कौन कर जाता है? तो उसका आंसर लिखना है। अब आपको बताइए, यहां से देख के बताइए, ठंडे पानी से कौन कौन रिएक्शन कर जाता है, बताओ। तो कोल्ड वाटर से कौन कौन, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ठंडे पानी से कौन कौन रिएक्शन करेगा? आपका पोटेशियम, जो कि आपको लेना भी नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपका एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, तो ये तो हमें अलाउड भी नहीं है क्लास 10th में। सोडियम, पर फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठंडे पानी से पोटेशियम, सोडियम और आपका कैल्शियम, ये तीनों मेटल आपके ठंडे पानी से रिएक्शन कर जाएंगे कोल्ड वाटर से। ठीक, ओके, करेक्ट। तो ये चीज है। कह रहा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। ठीक है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद द कोल्ड वाटर। बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है? अरेंज करना है। जरा ध्यान दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? सुनो, अरे भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लीज जरा अरेंज करें, देखते हैं क्या करोगे। जो सवाल पूछा है भाई वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बनाने के लिए बोल रहा हूं, ना 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 ना, मैं कह रहा हूं अरेंज देम इन जो उसने पूछा है ना, जो उसने पूछा है वो बताओ जरा। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग, ठंडे पानी से जो रिएक्शन कर रहे हैं उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जरा लगाइए। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले कैल्शियम आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे धीरे धीरे रिएक्ट जो कर रहा है, फिर उससे तेजी से जो रिएक्ट कर रहा है, फिर उस सबसे तेजी से जो रिएक्ट कर रहा है। ठीक, करेक्ट। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में क्या हो जाएगा यहां पर। ध्यान दें जरा, देखिए, यस, सबसे लेस जो रिएक्टिव है कोल्ड वाटर से कैल्शियम, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव है आपका क्या? सोडियम, और उससे ज्यादा आपका रिएक्टिव है पोटेशियम। ये देखिए हमने ऑर्डर में लगा दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? हाँ, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? हाँ भाई, क्या पानी में आग लग जाती है? सोडियम पोटेशियम, यस यस यस, क्योंकि यहां हीट इतनी ज्यादा मात्रा में निकलती होगी कि जो हाइड्रोजन बनता है वो बर्न हो जाता होगा। ठीक है, तभी तो बहुत तेजी से आवाज आती है उसके, पॉप साउंड की, बहुत तेजी से ब्लास्ट होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज है, करेक्ट। ओके, चलिए, तो इस तरीके से नाम लिखिए जरा। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर? यस, कौन कौन से? पोटेशियम एंड सोडियम। इसके बाद नेक्स्ट आइए, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? हाँ, बताइए जरा, क्या कोई मेटल फ्लोट करने लगता है? ठंडे पानी में कौन फ्लोट करने लगता है? कैल्शियम, और अगर गर्म पानी भी हमने लिया होगा तो मैग्नीशियम भी इसी तरीके से फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो समझ गए, फ्लोटिंग में कौन कौन आ जाएगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, और रीजन क्या है? रीजन क्या है बताओ? ठंडे पानी में कैल्शियम और गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि जो हीट निकलती है वो सफिशिएंट नहीं होती हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए। हाँ, लेस हीट। तो जो हाइड्रोजन बबल्स होते हैं वो मेटल के सरफेस पे चिपक जाएंगे और उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम कर देंगे, जिससे वो फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा पानी पे। ठीक है, ओके, इसके बाद तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्या? कैल्शियम फ्लोट कौन कौन करता है? कैल्शियम, और गर्म पानी ले लिया है तो मैग्नीशियम। नाउ पुट द सब मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन द बीकर्स। ओके, पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर इन द बीकर्स। हाँ भैया, जरा बताइए कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जिन्होंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं। सो लेड को तो छोड़ ही दो यार,
लेड को तो छोड़ दो, लेड की तो रिएक्शन भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में, लेड को छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे लेड के बारे में सोच रहे होंगे पीबी, तो पीबी हमारे सिलेबस में नहीं, लेड हमारे सिलेबस में नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, लेड हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिए। करेक्ट, ओके। नाउ यस यस, ठंडे पानी से कौन कौन रिएक्शन नहीं करता, उसने बोला आपसे, पूछा है ना कि पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर से कौन कौन नहीं करता आपका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, है ना। मैग्नीशियम भी तो नहीं करता है, मैग्नीशियम भी तो नहीं करता है। तो ठंडे पानी से कौन कौन रिएक्शन नहीं करता है, मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर में कौन कौन आ गया आपका, मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद आ गया एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, करेक्ट, ये हो गया। नाउ इसके बाद फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज, ठीक है। अब बच्चों सुनो, जिन्होंने कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करी, यानी कि जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, जैसे कि आपका जिंक हो गया और जैसे कि आपका आयरन हो गया, ठीक। अब इनकी हॉट वाटर से रिएक्शन कराइए जरा, चलिए हॉट से कराइए। तो हॉट से कौन रिएक्शन कर जाता है आपका, मैग्नीशियम हॉट से कर जाएगा, मैग्नीशियम हॉट से करेगा। लेकिन ये सब हॉट से भी नहीं करेंगे, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, समझे। तो अब जो हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करते उनकी रिएक्शन कराओगे स्टीम के साथ, उनकी रिएक्शन कराओगे स्टीम के साथ। एक apparatus बनाया गया है जिसे हमें याद करना है एनसीईआरटी में, फिगर 3.3 अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, ओके, स्टीम के साथ भी किसने रिएक्शन नहीं किया, अरेंज द मेटल्स दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अच्छा ठीक है, वो मैं आपको भी दिखाता हूं, ठीक है। तो स्टीम के साथ ये तीनों कर जाएंगे, आप परेशान ना हो, स्टीम के साथ ये तीनों कर जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि स्टीम के साथ आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो कॉपर है, ठीक, आपका जो कॉपर है, कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा स्टीम के साथ। और आपका अगर आपने गोल्ड का सैंपल लिया है मान लीजिए, और अगर आपने सिल्वर का सैंपल लिया है, ठीक है ना, तो वो भी आपके जो है स्टीम से रिएक्शन नहीं करेंगे, पता है, ये बात आपको पता है। तो कॉपर स्टीम से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। लेड भी नहीं करेगा, लेड भी नहीं करेगा, लेड भी नहीं करेगा, नहीं करेगा लेड, नहीं करेगा लेड, ठीक है, लेड नहीं करेगा, परेशान ना हो। तो ध्यान से सुनो, अब आपके स्टीम से केवल ये रिएक्शन करेंगे। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए यहीं पे लिखवा देता हूं बच्चों, ठीक है। जो आपका लेड हो गया, चाहे आपका कॉपर हो गया, चाहे आपका गोल्ड हो गया, देखो जो एनसीईआरटी में वही हम बात कर रहे हैं, ज्यादा इधर हमें नहीं जाना है, ठीक है। लेड आपका, कॉपर आपका, सिल्वर, गोल्ड, ये सब नहीं रिएक्शन करेंगे। सुन लो, लेड हो गया आपका पीबी, आपका कॉपर हो गया आपका, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सिल्वर हो गया एजी, और आपका गोल्ड हो गया एयू। तो ये भी स्टीम से रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना, नो रिएक्शन विद स्टीम। भैया ये सब नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नो रिएक्शन विद स्टीम, करेक्ट। स्टीम के साथ ये रिएक्शन आपके नहीं करेंगे, बस ये वाले आपके स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। और हाँ, मैग्नीशियम भी स्टीम से कर जाता है ना, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं। लेकिन अगर मैग्नीशियम की स्टीम से रिएक्शन करा दोगे तो पता है क्या मिलेगा आपको, कहां गया, मैग्नीशियम की हॉट वाटर से कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, लेकिन मैग्नीशियम की अगर स्टीम से कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, जरा समझिए। हालांकि ये सिलेबस में नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, सुन लो ध्यान से। अब देखो काफी यहां पर गंदगी हो रही है, बट फिर भी यहां पर देखो जरा, यहां लिख देता हूं, मैग्नीशियम की अगर तुम स्टीम से कराओगे, H2O से कराओगे, स्टीम से, गैस, जी का मतलब स्टीम है, गैस, तो आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा, तो आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा सॉलिड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं जल्दी जल्दी। कोल्ड वाटर से पोटेशियम सोडियम, कोल्ड वाटर से कैल्शियम भी कर लेगा, कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम नहीं करेगा, और मैग्नीशियम के आगे वाले नहीं करेंगे, जैसे आपका आयरन हो गया, ये सब हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद हॉट वाटर से अगर मैग्नीशियम करेगा, ठीक है, हॉट वाटर से मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगर अगर आप स्टीम से कराओगे मैग्नीशियम, यहाँ H2O गैस लिखा है, गैस का मतलब क्या होता है, स्टीम। अगर आप स्टीम से कराओगे, ठीक है, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, चेक कर लो, तब आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक। इसके बाद अब हमने हॉट वाटर से कराया किसको, एल्युमिनियम को, जिंक को, आयरन को, इन सबको हॉट वाटर से करा के देखा, लेड को, कॉपर को, सिल्वर को, किसी ने हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं किया, किसी ने हॉट वाटर से नहीं किया। फिर हमने स्टीम से करा के देखा, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो और एनर्जी की जरूरत है, तो हमने स्टीम से करा के देखा। तो स्टीम से एल्युमिनियम करेगा, जिंक करेगा, आयरन करेगा, और स्टीम से ये सब नहीं करेंगे, आपके लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये स्टीम से भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये स्टीम से भी नहीं करेंगे, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सारी चीजें पहले इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, जब याद हो जाए तो बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, डन, अच्छा ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब स्टीम से रिएक्शन कराने के लिए आपको एक apparatus लगाना है,
स्टीम से रिएक्शन कराने के लिए आपको एक apparatus लगाना है इस तरीके का, ये देखिए। अब फिर से वही चीज है क्या कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इस डायग्राम को याद करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको इस डायग्राम को क्या करना है, याद करना है, ठीक, ओके। आप पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, इसी तरीके से सबके होंगे। यहां पर देखो, यहां पर ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर है ना, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर का मतलब है कि ग्लास वूल क्या है, अब ग्लास वूल क्या है बताओ, ग्लास के बने ऐसे ऐसे धागे जैसे रेशे होते होंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। तो ग्लास ही क्यों रखा, क्योंकि ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना, नीचे से गर्म करोगे भाई ग्लास, ग्लास अरे ऊन जैसा ग्लास यार, ऐसे समझो, ग्लास को धागे जैसा बना लिया, ऐसे ग्लासेस होंगे, धागे होंगे, ग्लास के धागे होंगे, अजीब सी बात है ना। उसमें हमने क्या किया, उसको हमने पानी में डिप किया इस तरीके से, तो पानी में डिप किया तो उसमें पानी लग गया, ठीक, इसमें पानी लग गया इस तरीके से, तो यहां पानी देखो लग गया, ये वाटर है, यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल्स हैं, यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। नीचे से गर्म करो, ग्लास ही क्यों लिया, क्योंकि अगर आप नॉर्मल कॉटन का धागा लोगे तो कॉटन का धागा तो क्या होगा, बर्न हो सकता है हाई हीट पे, ज्यादा हीट करोगे तो बर्न कर सकता है, वो खराब हो सकता है, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर ग्लास आपको लेना है, ठीक है ना, ओके। अब ग्लास में पानी को हमने ऐसे सोक कर लिया, तो इसमें पानी लगा हुआ है, जैसे ही यहां से गर्म करो, अब सुनो, जिस भी मेटल सैंपल कौन सा हो सकता है आपके पास, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये वाले मेटल का सैंपल यहां पर हमने एक मेटल की इस तरीके से एक स्ट्रिप ले ली होगी पतली सी, ठीक है ये। अब सुनो, जैसे यहां से गर्म करोगे तो भाई ये स्टीम बनेगा, तो यहां से स्टीम ऐसे करके आएगी, ये स्टीम करके ऐसे करके आएगी, तो ये एल्युमिनियम, जिंक या आयरन का जो है पीस होगा। अब क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी, पता है आपको, यहां पर वाटर गैस आ रहा है, वाटर गैस, स्टीम का मतलब ये ऐसे चलता हुआ H2O गैस आ रहा है, ठीक, यानी कि क्या आ रहा है, स्टीम आ रहा है, करेक्ट। अब यहां पे रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन कराइए जरा फटाफट, एल्युमिनियम की रिएक्शन कराइए सबसे पहले। तो एल्युमिनियम लिया होगा आपने सॉलिड, तो ये रिएक्शन करेगा बच्चों किसके साथ, वाटर गैस के साथ, वाटर गैस का मतलब हो गया H2O गैस, है ना, स्टीम, वाटर गैस का मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन कराने, ठीक है। तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, ध्यान से सुन लीजिए, और हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल जाएगी। अब एल्युमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां होता है Al के ऊपर 3+ चार्ज, ठीक, O के ऊपर 2-, तो इसका 3 इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो यहां से बनेगा Al2O3, ठीक, यहां से बनेगा Al2O3। तो इस तरीके से यहां पे आपने देखा क्या बना, Al2O3, और ये सॉलिड होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, आपको पता है केटायन एनायन से बन रहा है, केटायन एनायन, ठीक है ना। तो ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड सॉलिड कंपाउंड होते हैं, अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गई, ये इस तरीके से। चलिए अब इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट, ठीक है इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट बच्चों। और एक चीज और, हाइड्रोजन को कैसे कलेक्ट किया, वाटर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक से। कौन सी टेक्निक है, वाटर तो लिखा ही हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं, वाटर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक, ठीक है। वाटर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक क्या है, तो जवाब है कि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब हमने रख दी, और यहां से जब हाइड्रोजन गैस बन रही होगी, यहां से जब हाइड्रोजन रिएक्शन हो रही होगी, तो हाइड्रोजन गैस जब बन रही होगी तो हाइड्रोजन गैस यहां से आएगी, और हाइड्रोजन गैस अपनी जगह बनाएगी कहां, ऊपर, और समझ रहे हो बात को, तो पानी को धीरे धीरे नीचे धक्का मारेगी वो, है ना, वाटर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक इसी को बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस हल्की है तो भाई ऊपर आ जाएगी, पानी को नीचे ढकेल देगी, नीचे पुश कर देगी, ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट रिएक्शन कराइए जिंक के साथ, तो जिंक के साथ कैसी रिएक्शन होगी, मान लो अगर हमने यहां जिंक लिया होता, तो जिंक सॉलिड, और यहां ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर गैस के साथ, मतलब स्टीम के साथ। ये H2OG का मतलब क्या होता है, गैस, समझ जाना, H2OG का मतलब हमने वाटर गैस यानी कि स्टीम लिया हुआ है, वाटर इन गैसियस स्टेट, ओके। नाउ अब इसके बाद जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड ZnO बनता है, आप लोग को पता है, ठीक है, जिंक 2+ आयन और O2-, ठीक, ये इस तरीके से। नाउ इसके बाद ये सॉलिड, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, करेक्ट, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब बच्चों इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट, क्या ये बैलेंस है, चेक कर लो, क्या ये बैलेंस है, बोलो बोलो, यस सर, ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसके बाद जब आप आयरन का कराओगे, आयरन का रिएक्शन जब आप कराओगे किसके साथ बताओ, आयरन का रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, वाटर स्टीम के साथ। तो यहां पर दो तरीके के ऑक्साइड बनेंगे, फेरस ऑक्साइड भी बनेगा और फेरिक ऑक्साइड भी बनेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। Fe, आपको पता है Fe2+ होता है आपका फेरस, और Fe3+ होता है आपका फेरिक, ये होता है आपका फेरस और ये होता है आपका फेरिक, ठीक। तो दोनों के ऑक्साइड बनेंगे और दोनों के ऑक्साइड को कंबाइन कर दीजिएगा। अब बताओ फेरस का अगर ऑक्साइड बनाओगे
यहां मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, Fe2 प्लस O2 माइनस से मिलेगा तो क्या बनाएगा, FeO, और Fe3 प्लस अगर O2 माइनस से कंबाइन होगा तो इसका 3 इधर जाएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो क्या बनेगा, Fe2O3, Fe2O3। तो ये हो गया फेरस ऑक्साइड और ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया फेरस ऑक्साइड, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, जरा समझिएगा। ये हो गया फेरस ऑक्साइड यानी कि आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, आयरन, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड, ओके, क्योंकि 2 प्लस है, और ऑक्साइड, या इसका दूसरा नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड, और यहां पर इसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। मैं लिख देता हूं, समझ जाना, थोड़ी सी जगह की कमी है। आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। 3 का मतलब क्या होता है, फेरिक, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड है, क्या है, फेरिक ऑक्साइड। अब सुनो, ये भी बनता है, ये भी बनता है, और दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो Fe3O4 विल बी फॉर्म्ड। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पर, ओके। जरा दोनों को कंबाइन कर दीजिए, FeO और Fe2O3 को, ठीक, मैं ऊपर करके दिखा रहा हूं। अगर मैं FeO और Fe2O3 को साथ साथ लूंगा तो आंसर क्या आएगा बताइए, यहां से आएगा Fe, और कितने आयरन है, 2 + 1 3, तो Fe3 और ऑक्सीजन 3 + 1 4, Fe3O4। और Fe3O4 का जो नाम होता है वो क्या होता है, यस, मैग्नेटिक ऑक्साइड। आप इसको बोलना हो तो बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। इसको आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड भी बोला जाता है, क्या, आयरन ब्रैकेट में सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि इसमें दोनों है, सेकेंड वाला भी है और थर्ड वाला भी है, ठीक। या आप इसको चाहो, जो एनसीईआरटी में वो आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड लिखा हुआ है, और यदि आप चाहो तो इसको मैग्नेटिक आयरन भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक ऑक्साइड मतलब इसका जो ऑक्साइड है ये जो है मैग्नेटिक नेचर का होता है, मतलब मैग्नेट के पास ले जाओगे तो चिपक जाएगा मैग्नेट में, ओके। यस, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, यस 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 यस, मैग्नेटाइट भी बोल सकते हो आप, मैग्नेटाइट भी बोल सकते हो, सही है, ठीक है। बट मोटी मोटी बात है, इसका केमिकल नेम आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड है, तो ये चीज है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो अब मैं लिखने जा रहा हूं। आयरन को जब आपने सॉलिड फॉर्म में लिया और इसकी रिएक्शन कराई आपने H2O गैस के साथ, ठीक है, तो यहां पे आंसर आता है आपका क्या, Fe, कितना आ रहा आंसर चेक कर लो, Fe3O4, ठीक है, और ये सॉलिड होता है आपका, ठीक है, ये आपका सॉलिड होता है, याद रखिएगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल जाती है, साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लो यार, अरे यही तो पूछा था उसने एमसीक्यू टाइप में। वो क्या करेगा, इसकी बैलेंसिंग पूछेगा आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, ओके। हाइड्रोजन गैस, चलिए अब आइए इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करिए, बैलेंस करिए। तो बच्चों अगर आप बैलेंस करोगे तो आयरन कितने, 3, तो यहाँ 3 लगा दोगे। अब ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर इधर 4 है, तो यहाँ 4 लगाओगे, 4 2 8 होता है, तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। चेक कर लो बैलेंस है, चेक कर लीजिए बैलेंस है, चेक कर लीजिए बैलेंस है, बताइए आ गया है, ठीक है, बैलेंस है, हो जाएगा। तो ये रिएक्शन से भाई देख लीजिए आप स्टीम के साथ, मैंने करा दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने कुछ बातें, इसको भैया इस पे कॉन्फिडेंस है, क्या मैं इसको हटा दूं, बताओ हो जाएगा, हटा दे रहा हूं मैं, ठीक। चलो यहाँ पर आओ जरा, अब यहां पर देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं और जो मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ है। पहले आप इधर आ जाओ जरा जल्दी से, इसको देखिए, और क्या आपको इन रिएक्शंस में कॉन्फिडेंस है, समझो। देखो इसने क्या लिखा है यहां पर, इसने लिखा मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होते हैं। कल ये हमने एक्टिविटी में शायद किया हुआ था, याद है। तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर जो रिएक्शन हमारे सिलेबस में है वही हम लिखेंगे, जो रिएक्शन हमारे सिलेबस में वही हम लिखेंगे। तो मेटल में आपको यहां पोटेशियम लेना है और मेटल में दूसरा आपको यहां सोडियम लेना है। तो पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन पानी से कराओगे तो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ओके 1 मिनट, क्या कह रहे हैं, मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, ओके 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां मेटल का ऑक्साइड मिला होगा, लेकिन ये जो मेटल का ऑक्साइड मिला होगा वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। यहां जो मेटल का ऑक्साइड मिला होगा ये पानी में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक्चुअल में ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, जरा ध्यान लगाएं जरा, 2 स्टेप में मैं कर दे रहा हूं यार। मेटल वाटर के साथ जब करेगा तो पहले ऐसा बनाएगा, यहां पर देखो, मेटल जब, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, थोड़ा समझना यार, है ना, कुछ कंफ्यूजन मत करना। यहाँ पर हमें एक ही स्टेप में लिखनी है, लेकिन एक्चुअल में क्या कुछ ऐसा होता होगा कि मेटल ने जब पानी के साथ किया, देखिए जैसे कि मान लो मैंने कोई मेटल ले लिया यहाँ पर, मान लो मैंने पोटेशियम ले लिया, ठीक। अब मैंने पानी के साथ रिएक्शन किया मान लीजिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता होगा, स्टेप नंबर 1 में आपका मेटल ऑक्साइड यानी कि K2O बनता होगा, ये इस तरीके से, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती होगी। लेकिन पता है जैसे ही ये स्टेप होता है स्टेप नंबर 2 भी हो जाता है, मतलब वहां पर पानी तो अवेलेबल है ही है, पानी तो अवेलेबल है ही है। तो ये जो मेटल का ऑक्साइड आपका बना है, ये जो मेटल का ऑक्साइड आपका बना हुआ है,
ठीक, तो ये मेटल का ऑक्साइड फटाफट किससे रिएक्शन कर लेता है, पानी से, और आपको क्या दे देगा, यहाँ मेटल का हाइड्रोक्साइड दे देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो इसका जो प्रोडक्ट है इसके रिएक्टेंट से कट जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, और आपको फाइनल आंसर कैसा दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पोटेशियम है और यहाँ बस पानी प्लस पानी, तो पानी मिल जाएगा आपको यहाँ, और यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसलिए हम लोग बस वही वाली रिएक्शन लिखते हैं पानी के साथ, एक ही स्टेप में हम रिएक्शन लिखते हैं, हम ये लिखते हैं फाइनली, क्या हम ये लिखते हैं फाइनली, चेक कर लीजिए जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए हमने मेटल लिया, ठीक, हमने मेटल लिया और मेटल को हमने पानी से रिएक्शन कराया तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल गया, बस हम एक ही स्टेप में लिखेंगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। अरे सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हीट निकल जाएगी बहुत ज्यादा मात्रा में, और हीट इतनी ज्यादा मात्रा में निकलती है क्या कि वो हीट बहुत ही वो हीट क्या करती है, हाइड्रोजन को क्या करती है, हाइड्रोजन में आग लगा देती है, आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन कैचेस फायर इमीडिएटली। ओके, तो चेक कर लीजिए, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद द वाटर। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. ओके, जो हाइड्रोजन निकलती है उसमें आग लग जाती है। ठीक, तो ये चीज है, इसलिए आपका जो पोटेशियम और सोडियम के पीसेस होते हैं वो फ्लोट नहीं करते हैं, वो फ्लोट नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अब मैंने आपको बताया था, अच्छा दे तो दिया उसने पानी के साथ, है ना, तो ये पानी के साथ आप कराओगे कैल्शियम की, और ये कोल्ड वाटर ही है ना, ये ठंडा पानी है। तो अभी मैंने आपको दिखाई थी वही रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनेगा और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। ठीक है, यहां पर इतनी हीट नहीं निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस में आग लगा दे, तो इसलिए क्या होगा, कैल्शियम का जो पीस होगा या मैग्नीशियम का जो पीस होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बताइए, वो क्या करेगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम के पीस को क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, ये बात अभी बताई थी मैंने। अब देखो यही बात लिखी है एनसीईआरटी में, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। इसको 10 बार पढ़ो, इसको 10 बार पढ़ो, यहां से यहां तक इसको पढ़िए जरा, पढ़ लिया। अब देखो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, अभी बताया था मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई हुई है अभी। ठीक है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सर्फेस। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आइए, अब मेटल्स लाइक एल्युमिनियम एंड आयरन, अब ये स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये देखिए मैंने आपको यहां पर दिखा दिया, इसने स्टीम के साथ रिएक्शन करा और यही कंपाउंड मैंने आपको बना के दे दिए थे। एल्युमिनियम स्टीम से करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन स्टीम से करेगा तो आयरन का ऑक्साइड, आपका आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और जिंक की भी मैंने आपको कराई थी, तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपका मिलेगा यहां पर। इसके बाद जो आपका लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, और चाहे हाँ सिल्वर और गोल्ड, अब प्लेटिनम भी ले लेते तो ये भी हॉट वाटर से या स्टीम से रिएक्शन नहीं करेगा। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, मतलब वाटर चाहे ठंडा ले लो, चाहे गर्म ले लो, चाहे स्टीम ले लो, उससे रिएक्शन नहीं करेंगे। अब बताइए, ये टॉपिक पता चल गया आपको, बताइए ये टॉपिक पता चल गया आपको, बताइए ये टॉपिक पता चल गया आपको। आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है चलो कर लोगे सभी रिएक्शंस। यहां पर आइए जरा, अब देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। क्या आपको जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ याद है, बताइए। क्या आपको जिंक की रिएक्शन, इतने दिनों से बोल रहा हूं कि यही याद करना है, ठीक है। अभी मैं आपको टॉपिक बताता हूं कि क्या है। क्या आपको ये वाली रिएक्शन याद है, बताइए। दो रिएक्शन कराई थी, एक डाइल्यूट के साथ और एक कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, चेक कर लो। यस, और नहीं याद है तो फिर से याद करिए और बार बार याद करिए। अब ये सब क्या है अभी पता चलेगा, रुक जाओ। सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, नाइट्रिक एसिड, पहले नाइट्रिक एसिड ही पढ़ लो यार, तुम नाइट्रिक एसिड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान से सुनिए। नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड से पहले कुछ बातें और, रुक जाओ। मान लो आपने नाइट्रिक एसिड को छोड़ के कोई और एसिड लिया है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या लिया है, आपने क्या लिया है, मान लीजिए आपने लिया HCl, ठीक है, आपने HCl लिया है, ठीक। तो अगर आपने ये एसिड लिया है तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट देगा, यानी कि MgCl2 बैलेंस वैलेंस कर लेना है ना, एक्वस। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ क्योंकि ये एक्वस था, पानी तो था ही, तो MgCl2 एक्वस, और साथ में आपका क्या बनेगा यहाँ पर, साथ में क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, बताइए। साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, बोलिए। साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये बात पता है आपको, बोलो। ठीक, ओके नाउ अब देखिए जरा,
पहले हम रिएक्शन करा ही लेते हैं। मान लो मैग्नीशियम हो गया और उसके बाद मान लो मैंने, चलो बैलेंस भी कर लो यार, लगे हाथ है ना, ये सॉलिड था और यहां आपने 2 लगा दिया तो बैलेंस हो गया। अब आप एक काम करो, ठीक है, देखो सोडियम की रिएक्शन और पोटेशियम की एसिड के साथ अलाउड नहीं है, लैब में अलाउड नहीं है, समझिए जरा। क्यों? क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती है ना। यहां पर देखिए, अगर आपने क्या लिया, मेटल लिया, हम ये बात कर रहे हैं, समझ लो इस टॉपिक को, मेटल लिया और हमने अगर एसिड लिया, जनरली क्या होता है, जनरली आपको मेटल का सॉल्ट मिलेगा, यानी कि आपको सॉल्ट मिलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी साथ में। अच्छा, यहां पर एक बात और पता चल रही है साफ साफ, क्या कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तभी तो मैग्नीशियम क्या करता है, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। चेक कर लो, ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही तो एग्जांपल है भैया। चेक कर लो, मैग्नीशियम ने क्या किया, इस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बाहर कर दिया। ठीक, तभी तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। चेक कर लीजिए यहां पर, ये देखिए मैग्नीशियम कहां गया, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, इस रिएक्शन से हमें यह भी पता चलता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एसिड में से। ठीक है, अब यहां पर आओ जरा, इसी तरीके से यदि आपने मान लीजिए सोडियम ले लिया होता, वैसे तो सोडियम लेना अलाउड नहीं है हमारे सिलेबस में, मतलब लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए रिएक्शन लिखने के लिए आ सकती है एग्जाम में, लेकिन लेबोरेटरी में मना किया उन्होंने, लेबोरेटरी में आपको सोडियम पोटेशियम नहीं लेना है, ठीक है ना। ओके, ठीक, अभी बताते हैं, सारा बताते हैं, परेशान ना करो, अभी सारा बताते हैं, ध्यान से चेक करो, देखो अभी सारा बताते हैं, परेशान ना करो। ठीक, अभी देखो, अगर आपने मान लो पोटेशियम का रिएक्शन कराया होता है HCl के साथ, तो आपको पता है बच्चों KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बनता और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाता। ठीक, और ये है आपका एक्वस और ये है आपका सॉलिड। इसी तरीके से अगर आप सोडियम का करते, सोडियम सॉलिड का रिएक्शन HCl के साथ, ठीक है, तो आपका यहां पर क्या बनता, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस और ये भी एक्वस, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस यहां पे निकल जाती। ठीक, अब सुनो, दीज आर नॉट अलाउड इन लैब, ये दोनों रिएक्शन नॉट अलाउड इन क्लास 10th लेबोरेटरी, नॉट अलाउड इन क्लास 10, थ्योरी में अलाउड है, लेबोरेटरी में अलाउड नहीं है, क्लास 10th लेबोरेटरी। ठीक है, नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक, इसके बाद ये हो गया आपका, इसके बाद जो हमें रिएक्शन पढ़नी है वो एल्युमिनियम की पढ़नी है, जिंक की पढ़नी है, आयरन की पढ़नी है। समझिए जरा, किसकी किसकी बताइए, एल्युमिनियम सॉलिड की पढ़नी किसके साथ, HCl के साथ। ठीक, एक्वस, तो यहां से बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, एल्युमिनियम पे होता है 3+ चार्ज और Cl पे होता है -1, इसका 3 इधर आएगा 1 इधर, तो AlCl3 आपको बना देना है यहां पर। ठीक, तो यहां से बनेगा आपका क्या, AlCl3, एक्वस सॉल्यूशन होता है ये, क्योंकि पानी तो मौजूद है इस एसिड में, पानी मौजूद है, एक्वस है ना, और हाइड्रोजन गैस यहां निकल जाएगी। तो आपको यहां से पता चलता है कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बैलेंस करिए फटाफट, क्लोरीन 3 है, ठीक है, जिसके लिए आपको यहां 3 लगाना पड़ेगा, क्लोरीन 3 है। इसके बाद हाइड्रोजन कितने वहां पर 2 है, तो इसके लिए अब आपको क्या ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, अब यहाँ पे आपको यस 2 3 यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 इसको 6 करना पड़ेगा, इसको 6 करोगे तो यहाँ 6 करना पड़ेगा और यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये देखिए बैलेंस हो गई। इसके अलावा आपको रिएक्शन करानी किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करानी। तो जैसे आप जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक, तो जिंक आपने सॉलिड लिया, ठीक, ओके, और रिएक्शन कराइए HCl के साथ, एक्वस, तो यहां से आंसर आता है आपका क्या, ZnCl2 एक्वस, ठीक, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन शो करती हैं कि ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, करेक्ट। नाउ बैलेंस कर लीजिए, 2 लग जाएगा और मेरे ख्याल से बैलेंस है। इसी तरीके से आयरन की रिएक्शन जब आप करोगे तो याद रखिएगा फेरस सल्फेट बनता है। अभी बताता हूँ, सारा बताता हूँ, परेशान मत होइए, रुक जाइए एक एक करके, इधर आइए पहले आप ये देखो, नाउ इधर आइए जरा, ये हो गया सारा पहले HCl के साथ, ठीक। अब इसके बाद अगर आप आयरन करोगे तो आयरन सॉलिड करेगा किसके साथ बताइए, FeCl2 एक्वस के साथ, सॉरी FeCl2 एक्वस कह रहा हूँ, HCl एक्वस के साथ, Fe ये एक्वस है ना, तो यहां से आंसर आएगा FeCl2, क्या आंसर आएगा, FeCl2 एक्वस आएगा, याद रखिएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक। बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक, चेक कर लो, ये सारी रिएक्शंस हैं। और आपको याद रखना है कि जो आपका कॉपर है, ठीक, जो आपका कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक, HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब सुनो, ध्यान से सुन लीजिए जरा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, जैसी जैसी रिएक्शन आपने HCl के साथ दिखाई है वही सारी रिएक्शन H2SO4 के साथ भी हो जाएंगी। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगर सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ,
H2SO4 के साथ एक्वस, तो यहां से आपको मिलेगा क्या, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 एक्वस, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। ठीक, मेटल है, एसिड है, और मेटल का सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, तो हर एक चीज ऐसे ही बनेगी। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम की कराई आपने किसके साथ, H2SO4 के साथ एक्वस, तो क्या बनेगा यहां से MgSO4 एक्वस, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। बैलेंस बैलेंस आप लोग करते रहिएगा। ठीक, इसी तरीके से यदि आप एल्युमिनियम की कराओगे, आप जिंक की कराओगे, ठीक है, सबकी रिएक्शन इसी तरीके से होगी। एल्युमिनियम की अगर आप कराओगे, एल्युमिनियम सॉलिड और H2SO4 के साथ, तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ठीक, एल्युमिनियम सल्फेट जिन लोग को नहीं आता है बनाना देख लो जरा, एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज और सल्फेट होता है SO4 2-, तो ये 3 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, तो एल्युमिनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा यहां से Al2SO4 होल थ्राइस एक्वा सॉल्यूशन, और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। सही है, ओके। अब यहाँ सल्फेट कितने 3 है, तो यहाँ 3 लगा दोगे, हाइड्रोजन 3 2 6 हो गए, तो यहाँ 3 लगा दोगे, एल्युमिनियम 2 है, बैलेंस हो गया। इसी तरीके से रिएक्शन होगी जिंक के साथ, और इसी तरीके से रिएक्शन होगी आपकी आयरन के साथ। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। जिंक सॉलिड लोगे अगर आप एसिड H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 है ये, तो रिएक्शन अगर आप करोगे तो यहाँ से जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन, और साथ में यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाती है। ठीक, और इसी तरीके से आयरन के साथ करोगे तो आयरन का 2+ वाला ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है हमें, यानी कि Fe2+ और सल्फेट SO4 2-, 2 से 2 कैंसिल, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट आपका बन जाएगा। तो H2SO4 एक्वस, और यहां से बनेगा आपके पास FeSO4 एक्वस। ठीक, और यहां से आपकी हाइड्रोजन गैस जो है निकल गई। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप नाइट्रिक एसिड लोगे, ध्यान से सुनिए जरा, अगर आपने क्या लिया, नाइट्रिक एसिड लिया है, ध्यान से सुनो, किसके साथ, मेटल्स के साथ, किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो ध्यान से सुनिए, नो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, हमें क्या मिलेगा, हमें मेटल का सॉल्ट मिलेगा, मेटल का सॉल्ट मिलेगा, साथ में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन की जगह हमें वाटर मिल जाएगा, हाइड्रोजन की जगह हमें क्या मिलेगा, वाटर मिल जाएगा, और साथ में हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमें मिल जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए जरा कान खोल के, क्या अगर मेटल्स की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करी जाए तो हमें क्या मिलता है, नो हाइड्रोजन, लिख लीजिएगा, पहले मैं लिख देता हूं यहां, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस मिलती तो है, लेकिन आपका जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड की जगह वेरी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनी होगी तुरंत फ्रेशली जो फ्रेश हाइड्रोजन गैस बनी होगी, है ना, आपको मिलेगी भी नहीं, सुनो, जैसे ही हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल मिलेगा तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा उसको, तुरंत ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर देगा। कौन, ये ऑक्सीजन कहां से आई, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड ने तुरंत इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर दी होगी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और वाटर बन गया होगा, इसलिए प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन की जगह क्या मिल गया, वाटर मिल गया। और सुनिए, साथ में हमेशा आपको, अगर आप कोई और एसिड लोगे, चेक कर लो, अगर आप कोई नॉर्मल एसिड लोगे, जैसे कि HCl ले लिया या H2SO4 ले लिया या H2SO4, तो आपको केवल सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, आपको ओनली क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में आपको वाटर की हाइड्रोजन की जगह आपको क्या मिलेगा, वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना देगा, और आपको सॉल्ट तो मिलेगा, लेकिन यहां प्लस एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज मिलेगी आपको, क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा यहां पर, ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। जैसे कि आपको N2O मिल सकता है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल सकता है, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल सकता है, एटसेट्रा। ओके, तो नाइट्रोजन के कंपाउंड यहां पर आपको मिलते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड यहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे आइए एक रिएक्शन में आपको दिखाता हूं जिंक की नाइट्रिक एसिड के साथ। और चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन में मैंने आपको बोला था कि ये दोनों रिएक्शंस आप याद कर लीजिए। ये देखिए, जिंक ने अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ किया था तो आपको क्या मिला था, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। याद है, मैंने इसको रटने के लिए बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि रट लो। ठीक है, तो ये सॉल्ट मिला, ठीक, और वाटर मिला। हाइड्रोजन की जगह अब आपको क्या मिलेगा, वाटर, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ वेरी गुड, बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं करके आओगे, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, उसके बाद अब ध्यान से सुनिए जरा, यहां पर साथ में आपको नाइट्रोजन का प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसकी पावर ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड मिला है NO2। यहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, यही तो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है भैया, तो यहां NO2 बन रहा है। ठीक, और नीचे देखो जरा, अगर तुम डाइल्यूट ले लोगे नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लोगे, ठीक है, आप इसकी बैलेंसिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, सीधे याद कर लो, एग्जाम आ रहा है, ठीक है ना, सीधे याद कर लीजिए, 2 बार प्रैक्टिस करके इसको रट लो। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, इसके बाद क्योंकि इसकी बैलेंसिंग कर देगी परेशान, है ना। अब सुनो, अगर आप डाइल्यूट के साथ करोगे तो डाइल्यूट के साथ क्या होगा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया तो आने के चांसेस, मतलब एग्जैक्टली आपसे रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, मेन क्लास में तो सब कुछ बताया, अब अभी मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, सुनो ध्यान से, बैलेंसिंग सब कुछ बताया। यहां पर देखो जरा ध्यान से, इधर डाइल्यूट के साथ जब कराओगे तो इसकी पावर उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको मिलेगा तो वही कुछ, यानी कि आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, लेकिन इस बार N2O मिल जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। क्यों, क्योंकि इसकी पावर थोड़ी कम हो गई, डाइल्यूट है ना भैया, डाइल्यूट है ना, तो उतना अच्छा ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रहा होगा, इसलिए N2O बना, एक ही ऑक्सीजन है यहां पर, चेक कर लो फटाफट। ठीक, चेक कर लो फटाफट। अब सुनो, इसके बाद अब बच्चे पूछ रहे हैं कि कॉपर के बर्तन में हम नाइट्रिक एसिड रख सकते हैं कि नहीं, तो जवाब है नहीं रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। चेक कर लो, इधर आओ, यही बात तो होगी, कहां गया, अगर आप कॉपर का बर्तन लोगे, कॉपर का मेटल का बर्तन लोगे, नाइट्रिक एसिड उसमें रख दोगे तो समस्या हो जाएगी, चेक कर लो। ठीक, समस्या हो जाएगी, चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहां पर कुछ वैसा ही होगा जैसा आपका किसके साथ होता था, जिंक के साथ रिएक्शन, जिंक के साथ जैसा रिएक्शन होता था, ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। कॉपर लिया और मान लो हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, सेम रिएक्शन होगी, HNO3 लिया हमने, ठीक है, तो यहां से कॉपर का नाइट्रेट बनेगा। तो कॉपर का नाइट्रेट कैसे बनाओगे, Cu के ऊपर 2+ चार्ज होता है और नाइट्रेट होता है आपका NO3-, तो ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो क्या बनेगा बताओ, CuNO3 होल ट्वाइस। ठीक, और साथ में ये सॉल्ट बना आपका, ये सॉल्ट बना आपका, ठीक, और साथ में आपका क्या बनेगा, यहां पर सॉल्ट बना, और इसके साथ आपका वाटर बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, वाटर, अभी बताया था क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहां पर निकल जाएगी। मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यहां पर लिया हुआ है, मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो आप कॉपर के मेटल के बर्तन में नाइट्रिक एसिड नहीं रख सकते हो, है ना, रिएक्शन हो जाएगी और ये सॉल्ट ऑल्ट बनेंगे, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, और कॉपर का बर्तन भी आपका खराब हो जाएगा। ठीक, और यदि आपको बैलेंसिंग करनी हो इसकी, तो बैलेंसिंग आपकी इसी तरीके से आप कर सकते हो। कहां गया, यस, यहां 4 आ जाएगा और यहां 2 और वहां 2 आ जाएगा, सेम रिएक्शन चलेगी आपकी। ठीक है, 4 आ जाएगा और यहां 2 आ जाएगा और यहां 2 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, वैसे ही इसको भी आप कर सकते हो, और अगर आप डाइल्यूट से करा देते, अगर आप डाइल्यूट से करा देते, ठीक, यस, अगर आप डाइल्यूट से करा देते, हाँ, ब्रास में भी नहीं रख सकते हो, ठीक है, कॉपर के बर्तन में भी नहीं रख सकते हो और ब्रास के बर्तन में भी नहीं रख सकते हो। ओके, करेक्ट, यस, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि ब्रास में क्या होता है आपका, बताइए, ब्रास में कॉपर जिंक का एलॉय होता है, ब्रास, ठीक है ना, ब्रास क्या होता है आपका, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है आपका, है ना, करेक्ट। ब्रास में भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि ब्रास में क्या क्या होता है आपका, बताओ, दिस इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो भाई अभी अभी तो मैंने आपको दिखाया कि जिंक और कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन तो कर जाएंगे यार, चेक कर लो, हाइड्रोजन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, वाटर मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक, और अगर आप कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट के साथ कराते, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सेम रिएक्शन ऐसी आ जाती, सेम रिएक्शन आपकी नीचे वाली आ जाती। क्या मिलता, 4 कॉपर प्लस 10 नाइट्रिक एसिड, ठीक, गिव्स 4 कॉपर, जिंक की जगह कॉपर, कॉपर नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस, और साथ में 5 H2O और साथ में N2O मिल जाता, बस ये यहाँ पे, है ना, इस तरीके से, करेक्ट। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, इसके बाद कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं
जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज, जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज। ओके, तो ध्यान से चेक कर लो। अब एक्सेप्शंस, और ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन में Mn का मतलब मैग्नीज और Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है। ठीक, तो ये दोनों जो मेटल्स हैं वो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस देंगे। चेक कर लो, यदि आप मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओगे सॉलिड, है ना, नाइट्रिक एसिड, और यहां पर आपको लिखना है वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, तो आपको हाइड्रोजन गैस इस बार मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे तो ये अपना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाएगा, और मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनेगा यहां पर आपका। तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg2+ और NO3-। तो 2 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, तो यहां से हो जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस। सही है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी तो लिया ही है, डाइल्यूट है। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूट एसिड है तो भाई पानी तो है, और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। देखा आपने, ठीक, देखा आपने, ये चीज है। इसके बाद यदि आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा दोगे तो मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा, इसके बाद यदि आप मैग्नीज लेंगे Mn सॉलिड, तो ठीक इसी तरीके से रिएक्शन चलती है, एग्जैक्टली सेम तरीके से रिएक्शन चलती है मैग्नीज के साथ। Mn का मतलब मैग्नीज और Mg का मतलब मैग्नीशियम। ठीक, तो यहां से आपका बनेगा Mn मैग्नीज NO3 होल ट्वाइस एक्वस, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल जाएगा। चेक कर लो, बैलेंस कर लेना। ठीक, अब पूरी कहानी सुनो। HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन आएगी अगर, तो आपको हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देना है। चेक कर लो, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अगर आपका HCl के साथ रिएक्शन आएगी तो मेटल का आपको सॉल्ट बनाना है और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देना है। H2SO4 के साथ आएगी तो मेटल का सॉल्ट बनाना है और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देना है। लेकिन कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा, कॉपर H2SO4 के साथ भी नहीं करेगा आपका। ठीक, और कॉपर आपका HCl के साथ भी नहीं करेगा। चेक कर लो। ठीक, कहां गया कॉपर, जो है आपका कहां गया, यहीं पे लिख दूं। कॉपर जो है आपका, कॉपर आपका HCl के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे डाइल्यूट ले लो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉपर जो है H2SO4 के साथ भी नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ठीक, कॉपर नहीं करेगा। लेकिन ये जो आपके कॉपर हो गया, आपका जो है क्या कहते हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो मेटल्स जो हैं वो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे तो आपको नाइट्रिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चेक कर लो, इसलिए आपको क्या मिलेगा, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे तो मेटल का सॉल्ट मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपको यहां पर मिलेंगे, जैसे कि N2O, NO और NO2। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉपर का नाइट्रिक एसिड से कराया तो कॉपर नाइट्रेट, और ये यार कॉपर का और जिंक का सेम तरीके से चलेगा, ये रहा, लो देख लो, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर डाइल्यूट है तो कॉपर ऐसी रिएक्शन करेगा, +4 HNO3 गिव्स Cu NO3 होल ट्वाइस, और साथ में 2H2O, और नाइट्रोजन का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। नाइट्रोजन का प्रोडक्ट का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल जाएंगे आपको इस तरीके से। तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ऐसा और डाइल्यूट के साथ ऐसा, तो ये हो गया जिंक, और मतलब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। ठीक, इसके बाद जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्या हाइड्रोजन देते हैं कुछ मेटल्स। फिर से ध्यान से सुनो, क्या नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ मेटल्स हाइड्रोजन देते हैं? हाँ, कौन होते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये फाइनल है आपका। ठीक, ये देखिए, जो आपका मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस दे देंगे, डाइल्यूट के साथ, वेरी डाइल्यूट के साथ। ये पूरी कहानी है, पूरी कहानी है ये। याद हो गया? बताइए, जल्दी से बताइए, याद हो गया? बताइए, आगे बढ़े। ठीक, याद हो गया? याद हो गया, आगे बढ़े। अब आप आ जाओ और अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहो और चीजें याद करते रहो। व्हाट हैपेंस मेटल विद रिएक्ट विद एसिड, तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, बस अब आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कोई अलग से क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बट वैसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, परेशान ना हो। ठीक है, परेशान ना हो। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए जरा, और कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर दीजिए। कलेक्ट द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन लेबोरेटरी में हम एसिड के साथ क्यों नहीं कराते हैं, रीजन बताइए जरा जल्दी से। वो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या, कि सोडियम
और पोटेशियम की रिएक्शन हम एसिड HCl या H2SO4 के साथ क्यों नहीं कराते हैं? बताइए, वो एग्जाम में पूछेगा कि लेबोरेटरी में हमने इसको क्यों नहीं लिया, बताइए जल्दी से बताइए। यस, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगी, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि जो हाइड्रोजन निकलेगा उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये एक्सप्लोजन हो जाएगा यहाँ पर, KCl और हाइड्रोजन, तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, तो ये हीट क्या करेगी, इसको एक्सप्लोड कर देगी, है ना। ओके, उसके बाद कह रहा है इफ द सैंपल आर टार्निश्ड रब देम विद द क्लीन एंड सैंड पेपर। मैग्नीशियम का सैंपल लिया होगा आपने, एल्युमिनियम का लिया होगा, जिंक का लिया होगा, तो सबको जो है सैंड पेपर से इस तरीके से घिस दीजिए, जिससे कि उसके ऊपर का जो ऑक्साइड का लेयर है वो हट जाएगा। तो ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा तो वो रिएक्शन करने के लिए तैयार रहेगा, वो रिएक्शन करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक। अब डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विगरसली इवन विद कोल्ड वाटर, ठीक है ना। पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सबकी रिएक्शन मैंने भी करके आपको दिखा दी है। नाउ सस्पेंड थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है इस तरीके से, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इसमें HCl आपने डाला है, ठीक, और इसमें आपने मैग्नीशियम का पीस रखा होगा, क्योंकि भाई सोडियम पोटेशियम तो अलाउड है नहीं, तो आपने मैग्नीशियम रखा होगा इसमें, और आपने इसमें एल्युमिनियम रखा होगा, और इसमें आपने जिंक रखा होगा, इसमें आपने आयरन रखा होगा, ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, बताइए, इन सब में सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा हीट कौन से केस में निकलेगी, बताइए, सबसे ज्यादा हीट कौन से केस में निकलेगी, मैग्नीशियम के ही केस में। तो याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा वही तो स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा वही तो ज्यादा मात्रा में हीट बाहर निकालेगा। तो थर्मामीटर जो तुमने लगाया है, यहां एक थर्मामीटर जो तुमने लगाया हुआ है इस तरीके से, ठीक, यहां जो तुमने इस तरीके से थर्मामीटर लगाया हुआ है, ये थर्मामीटर इस तरीके से लगाया हुआ है, और थर्मामीटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन शो करेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, T का मतलब टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा HCl से, याद रखिएगा। अब इसने बोला ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। हाइड्रोजन के बबल सबसे ज्यादा तेजी से किसमें बनते हैं, तो जवाब है मैग्नीशियम के केस में, क्योंकि मैग्नीशियम का ही रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट है। उसके बाद ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, फिर विच मेटल्स रिएक्टेड विग्रसली विद द डाइल्यूट। सबसे तेजी से किसने रिएक्शन किया, तो जवाब है सबसे तेजी से मैग्नीशियम के सैंपल ने रिएक्शन किया। भाई चेक कर लो, पोटेशियम सोडियम तो अलाउड है नहीं। उसके बाद विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको कौन से केस में मिला, मैग्नीशियम के केस में। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इस बार उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मांगा, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग। तो ये लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया यार, चेक कर लो क्या मैं सही हूं। पहले मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर आपका क्या आएगा, जिंक आएगा, फिर आपका आयरन आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने कॉपर लिया होगा तो कॉपर इसके बाद में आएगा, क्योंकि आपको पता है कॉपर तो रिएक्शन करता ही नहीं HCl के साथ, ठीक है। आपको पता है कॉपर जो है आपका, चाहे HCl ले लो और चाहे आप H2SO4 ले लो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक। अब मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूं कि अगर कॉपर को मैंने HCl में डिप किया, मतलब कॉपर का पीस लेके HCl में डाला है, टेस्ट ट्यूब में HCl रखा था, इसमें कॉपर डाल दिया, क्या टेम्परेचर राइज करेगा, क्या टेम्परेचर राइज करेगा, क्वेश्चन बताइए, क्या टेम्परेचर नहीं राइज करेगा। कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है यार कॉपर की HCl के साथ, H2SO4 के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं, तो नो टेम्परेचर राइज, नो टेम्परेचर राइज, ओके, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज यहां पर नहीं होने वाला है, ठीक। अब आ जाइए जरा, अब यहां पर वही बातें लिखी हैं जो इतनी देर से मैं पढ़ा रहा था, तो अब मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया है, बस आप इसको रीड कर लीजिए और आप इसका कंक्लूजन निकाल लीजिए। देखिए यहां पर राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक एंड आयरन विद द डाइल्यूट HCl। मैंने सबकी रिएक्शन अभी लिखवाई थी। इसके बाद हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन गैस, अब ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, सुन लो, अब मैं बताता हूं आपको। भाई देखो, अब तुम यही तो करोगे, सुनो इधर आओ, यहां से लेके और यहां तक ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, 10 बार पढ़ो कम से कम। क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि जिंक और कॉपर या कोई और मेटल जब नाइट्रिक एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, बल्कि उसकी जगह वाटर मिलता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो
जो नाइट्रिक एसिड है वो बने हुए हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। पढ़ लो, यही लिखा है किताब में। कह रहा है इट इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस। मतलब समझो, हाइड्रोजन प्रोड्यूस मतलब जो हाइड्रोजन बना होगा उसको ही ऑक्सीडाइज कर देगा। ये हाइड्रोजन बनता तो है पल भर के लिए बनता है, माइक्रो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स माइक्रो सेकंड के लिए बनते होंगे, क्योंकि तुरंत नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज करा देता है। ठीक, तो वही चीज किताब में लिखी, इट ऑक्सीडाइज, इट किसके लिए लगा हुआ है? नाइट्रिक एसिड के लिए। इट का मतलब नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करता है? ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द। ठीक है, नाइट्रिक एसिड दो काम करता है भैया, ध्यान से सुन लीजिए। नाइट्रिक एसिड दो काम करता है। क्या? पहला काम है इसका, इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा तो H2O मिल जाएगा। और दूसरा काम ये करता है, इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है, ये खुद रिड्यूस है, इटसेल्फ ये खुद क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, और खुद रिड्यूस होके आपको क्या देता है? आपको ये देता है, नाइट्रोजन का कोई प्रोडक्ट आपको दे देगा, खुद रिड्यूस होकर। दो काम करता है ये, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज और दूसरा खुद रिड्यूस हो जाएगा। पढ़ लीजिए ध्यान से, गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड लाइक डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, करेक्ट। तो ये चीजें, उसके बाद बट कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे सिलेबस में, जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको हाइड्रोजन गैस यहां पर मिल जाएगा। देन हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। अब यहां से लेके इस पैराग्राफ को 2 बार पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, 2 टाइम्स। कोई डाउट है बताइए? हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, गलत मत करके आना। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इतना सब कुछ करने के बाद क्या तुम रिएक्टिविटी सीरीज में, ये देखो बोल रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। यही तो बताया था, मैग्नीशियम के केस में जो हाइड्रोजन बबल निकलेंगे सबसे तेजी से, यानी कि मैग्नीशियम बहुत फास्टली रिएक्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद चेक करिए, द रिएक्शन वाज द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक मतलब सबसे ज्यादा हीट मैग्नीशियम के केस में निकल रही थी जब मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन कर रहा था। यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब राइज करेगा? थर्मामीटर में, मैग्नीशियम के केस में। यही बातें मैंने पढ़ाई थी, यही लिखा हुआ है, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। तो यही तो पढ़ाया था यार, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम एल्युमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। और उसके बाद यहां पर पढ़िए, केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में नो बबल्स वर सीन, तो रिएक्शन ही नहीं करता है यार कॉपर। चेक कर लो, तो कोई बबल भी नहीं और कोई टेम्परेचर भी राइज नहीं करेगा। नो टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज। दिस शोज दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बताइए, कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट है? बताइए। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनो, इसके बाद आप यहां पर आ जाओ जरा फटाफट। देखिए, एक्वारीजिया क्या होता है? अब आपको पता है एक्वारीजिया की डेफिनेशन। अब देखो, इसको याद करने का तरीका है ना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या करना है। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन का, एक्वारीजिया का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस में दिया रहेगा बहुत सारे, वाटर, रॉयल वाटर, हॉट वाटर, स्टीम। तो एक्वारीजिया का मीनिंग होता है मतलब रॉयल वाटर। रॉयल वाटर को लैटिन में क्या बोलते हैं? एक्वारीजिया। ये पहला सवाल है, ठीक है। एक्वारीजिया का मतलब क्या होता है? रॉयल वाटर। ये पहला सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन का। दूसरा सवाल सुनिए कि आपको एक्वारीजिया सबको पता है, लेकिन ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या लेना है बताइए? हमें क्या लेना है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब तुरंत बना बनाया हमें लेना है। क्या लेना है? बना बनाया। ध्यान से सुनिएगा, HCl में इंग्लिश के कितने अल्फाबेट आते हैं? 1, 2 और 3। भाई H आता है, C आता है, L आता है, इसलिए HCl को हमें 3 पार्ट लेना है। आपको 1:3 और 3:1 में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। 1:3 और 3:1 में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए HCl में 3 लेटर्स आते हैं। तो याद रखिएगा, HCl 3 पार्ट होना चाहिए और आपका नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होना चाहिए। 3:1 या 1:3 में कंफ्यूजन मत करिएगा। तो HCl यानी कि अगर आपने HCl 3 पार्ट लिया है तो HNO3 नाइट्रिक एसिड आपको, तो आपको एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड 3:1 के रेशियो में HCl और नाइट्रिक एसिड को ले लेना है। जो बन के तैयार होगा वही रॉयल वाटर होगा या वही एक्वारीजिया आपका होगा, करेक्ट। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है। एक्वारीजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, ठीक है। फ्यूम्स निकलते हैं इससे, है ना। फ्यूम मतलब कुछ धुएं जैसा इसमें से निकलता रहता है ना। ओके, सो हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ठीक है। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम या सिल्वर जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेता है। पढ़ लीजिए, गोल्ड तो रिएक्टिव नहीं था लेकिन वो भी इसमें रिएक्शन कर जाता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम आल्सो। ओके, तो
अब आप चेक करो डेफिनेशन सबसे पहले। एक्वारीजिया क्या है? इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब इस पैराग्राफ को 2 बार पढ़िए, फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं। हो गया? अब सुनो, रिएजेंट एक बच्चा पूछ रहा है, रिएजेंट, रिएजेंट कोई केमिकल सब्सटेंस होगा जो कि किसी केमिकल टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कोई केमिकल टेस्ट आप कर रहे हो तो रिएक्टेंट साइड में कुछ लोग है ना भैया, वही रिएजेंट है और क्या है, ठीक। और कभी कभी जो रिएजेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स भी होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और प्रोडक्ट बना के देते हैं आपको, ठीक। नहीं, कैटलिस्ट नहीं है ये, कैटलिस्ट अलग चीज होती है, ठीक है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, रिएजेंट्स केवल किसी केमिकल रिएक्शन में टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही नहीं हो रही तो कौन सा रिजल्ट दे रही नहीं रिजल्ट दे रही। अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ोगे ना। अब यहां पर आइए जरा, क्वेश्चन सुनिए बोर्ड एग्जामिनेशन का, ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 आपको एग्जाम में पूछा, एक्वारीजिया इज, ठीक है, आपको दिया उसने HCl रेशियो HNO3, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 1:3, 3:1। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें, कौन सा आंसर सही होगा इसमें, बताइए। फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, किस पे टिक करोगे बताओ, सेकंड वाले पे। अगला सवाल, एक्वारीजिया इज HNO3 रेशियो HCl, ऑप्शन फर्स्ट इज 3:1 और ऑप्शन सेकंड इज 1:3। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, यस, क्योंकि HCl में H, C और L 3 लेटर आते हैं तो 3 पार्ट HCl होगा, 3 बाद में आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 1:3 और 3:1 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आ जाइए जरा यहां पर, इसके बाद यहां पर देखिए जरा क्या लिखा उसने। अगर हम पहले, सबसे पहले अब ये सब एक्टिविटी 3.12 को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत आसान एक्टिविटी है। यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया है, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। यहां पर इन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और आयरन नेल डिप करी है ना। ये टेस्ट ट्यूब ए, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है और ये आपकी सेकंड टेस्ट ट्यूब है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या रिएक्शन होगी बताइए, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या रिएक्शन होगी बताओ। कॉपर क्या करेगा, सॉरी कॉपर कह रहा हूं, आयरन का नेल क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, जो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, ये पहले कैसा था, ये ब्लू कलर का, अब धीरे धीरे ब्लू कलर आपका फेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर बाहर हो जाएगा और यहां से बनेगा FeSO4 एक्वस, ठीक, ग्रीन कलर का। और यहां से आपका जो है कॉपर बाहर हो गया सॉलिड, और ये कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कहां, आयरन नेल पे। तो आयरन नेल इस तरीके से ब्राउन कलर की आपको दिखाई पड़ेगी। तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर जो निकला वो आयरन की नेल पे जाके चिपक गया इस तरीके से। इसलिए आयरन नेल कैसी हो गई, रेड ब्राउन हो गई। आयरन नेल कैसी हो गई आपकी, रेड ब्राउन हो गई, रेड ब्राउन हो गई, ठीक। अब आप देखो यहां पर नीचे क्या लिखा है कि मेटल ए ले लोगे, तो मेटल ए कौन है यहां, आयरन है। मेटल ए कौन है यहां, आयरन है। फिर सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो मेटल बी कौन है, कॉपर, कॉपर मेटल बी और कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी यानी कि कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मिल जाएगा, यानी ए कौन था आपका, आयरन, तो आयरन का सॉल्ट मिल जाएगा, आयरन का सॉल्ट मिल जाएगा FeSO4, और साथ में मेटल बी बाहर हो जाएगा। मेटल बी कौन था, कॉपर, तो कॉपर बाहर हो गया, चेक कर लो कॉपर बाहर हो गया। और ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। और इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और अभी आपने पहले भी तो देखा था कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि आयरन HCl से रिएक्शन कर जा रहा था, कॉपर नहीं कर पा रहा था। तो आयरन इज मोर, एसिड से करा के चेक तो कर लिया था अभी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, चेक कर। कोई डाउट है बताइए, करेक्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज है। ओके नाउ अब देखिए जरा ध्यान। अब अगर आप रिवर्स रिएक्शन करोगे, है ना, मतलब आपने कॉपर को लिया, आपने कॉपर को लिया और
ये देखिए ये रिवर्स रिएक्शन है टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 की रिएक्शन यहां पर, और टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में रिवर्स रिएक्शन है। कहां गया? यहां पर देखो ये कॉपर का वायर लटकाया हुआ है किसमें? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ग्रीन कलर का है सॉल्यूशन, चेक कर लो। तो इसमें कॉपर की रिएक्शन हम कराना चाहते हैं FeSO4 के साथ, नो रिएक्शन। वाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो कॉपर यहां से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? नो डाउट। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर डाउट नहीं तो एक बात बताओगे क्या? सवाल पूछूं? आ जाओ जरा, सवाल पूछ लूं, इधर आओ। अगर आपको डाउट नहीं है तो सवाल मैं आपसे पूछ लूं। चलो इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के बच्चों जरा एक दो सवाल जरा बताओगे क्या आप मुझे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के जरा मुझे आंसर बताओगे क्या? तैयार हो? चलो क्वेश्चन बताइए बच्चों। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया एग्जाम में कि जिंक को मैंने बच्चों रिएक्शन कराई FeSO4 के साथ, ठीक है। FeSO4 आपका एक्वस है और कलर कैसा होता है? ग्रीन। भाई FeSO4 का कलर भी तो याद करोगे ना, ग्रीन। फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ग्रीन होता है, ठीक। अब बताओ यहां से देख के रिएक्टिविटी सीरीज से कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। देखो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए यार, है ना। अब तो याद हो गई कि इतनी सारी रिएक्शन कराई है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन तो एक ही साथ आते थे, फिर लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक। पहले भी आपको याद है। मुझे बताओ रिएक्शन हो जाएगी? यस सर, क्योंकि जिंक ऊपर आ रहा है तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जो ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा यार, चेक कर लो। तो जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगा आपका? आयरन बाहर निकल जाएगा यार सॉलिड फॉर्म में, चेक कर लो। और जिंक सल्फेट क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? कलरलेस होता है, पानी जैसा। तो यानी कि ग्रीन कलर फेड हो जाएगा, ग्रीन कलर धीरे धीरे क्या होगा? फेड हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन धीरे धीरे उसमें से आयरन आयन डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। तो आपको जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि ग्रीन कलर आपका फेड होता चला जाएगा, ग्रीन कलर आपका फेड होता चला जाएगा, ठीक है। ओके करेक्ट, ठीक। तो ये चीज है। इसके बाद अब ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से चेक करिएगा। इसी तरीके से बच्चों मैं आपको सवाल देता हूं। मान लीजिए कॉपर मैंने आपको दिया, और कॉपर अगर मैंने आपको दिया और गोल्ड का कोई मैंने सॉल्ट दिया, जैसे ऐसे ही दिल पे मत ले लेना, गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट। अरे मान लो कोई गोल्ड का सॉल्ट है, तो क्या कॉपर गोल्ड को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं? यस और नो बताओ, बस ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बताइए। यस सर होगा, यस कर देगा, ठीक। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं और देखते हैं आपके मन में क्या आता है रिएक्शन, है ना। मान लीजिए बच्चों कि मैंने आपको सवाल दिया, आयरन को मैंने जिंक सल्फेट में डाला, क्या कोई रिएक्शन होगी बच्चों? बताइए क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो आयरन यार जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, चेक कर लो, आयरन जिंक के नीचे, तो नो रिएक्शन, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको एक अगला सवाल देता हूं, कौन सा सवाल बनाते हैं। सवाल देखिएगा जरा बच्चों, एल्युमिनियम मैंने लिया यहां पर और मैंने लिया कॉपर नाइट्रेट के साथ, CuNO3 होल ट्वाइस के साथ। बताओ कि एक्वा सॉल्यूशन, ठीक। क्या रिएक्शन होगी? क्या रिएक्शन होगी? बोलो 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 फटाफट, क्या रिएक्शन होगी? और होगी तो क्या बनेगा? होगी तो क्या बनेगा? अब यहाँ कलर तो आपसे नहीं पूछेगा, परेशान ना हो, लेकिन होगी तो क्या बनेगा? आपको एल्युमिनियम का नाइट्रेट देगा और एल्युमिनियम का नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? Al3+ चार्ज, 3+ चार्ज एंड NO3 सिंगल माइनस, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, Al1 और NO3 होल ट्वाइस, NO3 पे क्या आ जाएगा? होल ट्वाइस, ठीक। ओके तो इस तरीके से, तो यहां से आएगा Al NO3 होल ट्वाइस एक्वस, ठीक। एंड यस, और क्या होगा आपका? क्या बाहर निकलेगा? कॉपर, कॉपर, ठीक। एक ठीक है यहाँ आ गया। एक बच्चा पूछ रहा नहाते नहीं हो क्या? हाँ मेरे कपड़े देख के, इतना टाइम तुम्हारे तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है भाई। हाँ नहीं नहाते हैं इतना टाइम नहीं भाई, इतना टाइम नहीं, ठीक है। खाना खाने का भी टाइम नहीं होता, बहुत सारी क्लास होती है, और क्लास लेना बड़ी बात नहीं होती, क्लास के लिए रिसर्च करना पड़ता है ना। तो तुम्हारे जैसा थोड़ी ना भाई, है ना, कि मज़े किया बढ़िया से, पका पकाया मिल गया, देख लिया वीडियो किसी टीचर का, बढ़िया पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता भाई।
ये स्टूडियो है और यहीं देखिए गद्दा पड़ा रहता है, ठीक। बाथरूम सामने ही है, वहीं नहाया जाता है, कपड़े मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो ठीक है। इतना टाइम थोड़ी ना है भाई, एक क्लास थोड़ी ना चलती है यार, है ना। 11th की क्लास है, बहुत सारी क्लास होती है, इतना टाइम नहीं होता है। तुम्हारे जैसा टाइम थोड़ी ना, आराम से बैठ के नाश्ता कर रहे हो, मजे ले रहे हो, ठीक है। अरे मजे ले रहा हूँ बस ऐसे ही, थोड़े से इग्नोर नहीं, वो चीज़ नहीं है, बस ऐसी बात बता रहा हूँ। मजे ले रहा हूँ मैं भी बच्चों के, थोड़ा बीच बीच में। चलो आ जाओ जरा इधर आओ, ये हो गया ओके। कोई डाउट है? ठीक है, तो ये चीज़ है करेक्ट। तो मेरे ख्याल से क्या आप लोग ये वाले क्वेश्चन बना लेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वाले? अगर आप बना लोगे तो आओ मैं आपको सवाल दे दूं एक। और बच्चों 5 नंबर में आया था सवाल, दूं? चलो आ जाओ, ये देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल, लो भैया जल्दी से। अब देखो जरा, यहीं पे बना देते हैं यार, है ना, यहीं पे बना देते हैं, क्या दिक्कत है, यहीं पे बनाओ पहले सवाल यार। 1 मिनट, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर, 1 मिनट यार, ये ऐसे कर लो, ठीक। अब देखो ये अच्छा सवाल है, सुन लो, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, फिर बताना चाहता हूँ बच्चों, ये हॉट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये हॉट क्वेश्चंस में से, इसको देखो हैंडल कैसे करना है आपको एग्जाम में, है ना। ये हॉट क्वेश्चन है, समझिए, इस पे हॉट लिख लीजिए आप। ये हॉट्स में चला गया, देखिए कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले उसने कहा, अब देखो आप तरीका मेरा देखना है ना, हिट एंड ट्रायल आपको करना है, लेकिन तरीके से करना है ना, आप जो है रटने मत लगिएगा प्लीज। कह रहा है कि सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। अब समझिए जरा आराम से, देखो भाई मेटल ABCD इन्होंने लिया, तो एक एक करके लो। पहले मेटल ए लिया, आयरन सल्फेट में डाल के देखा, कोई रिएक्शन नहीं हुई। फिर मेटल ए लिया, कॉपर सल्फेट में डाल के देखा, कोई रिएक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फिर मेटल ए को लिया जिंक के साथ, कोई रिएक्शन नहीं है, डैश लगा दो, डैश लगा दो, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद मेटल बी को लिया आयरन सल्फेट के साथ, डिस्प्लेसमेंट कर दिया उसने। फिर मेटल बी को लिया कॉपर के साथ, नो रिएक्शन, ठीक ओके। अच्छा यहाँ इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, यानी कि शायद कुछ फिल किया जा सकता है यहाँ, छोड़ दो आप बस, हाँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा यार, क्या पता कोई आंसर पूछ रहे हो ना, देखेंगे भी, ठीक। सी की रिएक्शन, सॉरी बी की रिएक्शन कराई जिंक सल्फेट के साथ, कोई रिएक्शन नहीं। सी की रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ, नो रिएक्शन। सी की कॉपर, तो टेबल पढ़ना आया। सी की कराई सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। टेबल पढ़ना आया, आ गया। टेबल पढ़ना आया, आ गया, ठीक, टेबल पढ़ना आया, आ गया। अब सुनो, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं बच्चों कि जो इन्होंने दिया हुआ है आपको, ठीक, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर में, इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिखिए जरा, लिखिए जरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें से कौन होता है, बताओ। आयरन, कॉपर और जिंक और सिल्वर में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है इसमें से, बताइए, बोलिए। हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, बताइए। आयरन, जिंक और कॉपर, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, बताइए। जिंक होता है भाई, जिंक। आयरन कैसे बता रहे हो? जिंक इज मोर रिएक्टिव, भूल गए हो गया यार? हाँ, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर तुमने क्या नाम है वो 3 उसके साथ किए थे, क्या कहते हैं, अरे स्टीम के साथ किए थे, तो वहां से कुछ रिजल्ट आया था, उसको याद कराया था यार। एल्युमिनियम, फिर जिंक, ओके, है ना, याद है ना, एल्युमिनियम, फिर आता था आपका जिंक, फिर आयरन आता था आपका, याद है, ये याद है, ठीक। तो अब बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? और सिल्वर विल्वर कहीं पे नीचे आता है, कॉपर भी कहीं नीचे आता है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो आपने लिखा जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और अगर ये देखो, पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक। उसके बाद कौन आएगा आपका, बताओ। फिर आएगा आपका आयरन, फिर आएगा आपका आयरन, आयरन उससे कम लेस रिएक्टिव है। फिर कौन आएगा आपका, कॉपर आएगा, और उसके नीचे कौन आएगा आपका, सिल्वर आएगा। बताइए, ये आपने लगा लिया सबसे पहले। इसी तरीके से आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, इसी तरीके से आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का जब भी सवाल आएगा तो आप ऐसे पहले लगा लेंगे। लगा लिया? अब सुनो, अब सुनना ध्यान से जरा, अब ऐसे ही लगा लो, जिंक सबसे ऊपर रहेगा अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। फिर थोड़ी जगह छोड़ के आप आयरन लिख लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ के आप कॉपर लिख लेना, और थोड़ी सी जगह छोड़ के आप ऐसे करके मेटल्स को लिख लीजिएगा। अब आइए सवाल करते हैं। ए को उसने डाला आयरन के साथ, मतलब आयरन सल्फेट में, ए को डाला आयरन, नो कोई रिएक्शन नहीं, मतलब समझो यहां पर थोड़ा सा लिख लो तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा लिख लो तो आपको अच्छा लगेगा। ए की रिएक्शन कराई बच्चों आयरन FeSO4 के साथ, यार कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। अब मुझे ये बताइए जल्दी से कि अगर ए जो है आयरन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा आयरन सल्फेट के साथ, तो ए आयरन से लेस रिएक्टिव है, मानते हो कि नहीं? ए इज लेस देन, हो गया, तो लिखते जाओ लिखते जाओ, यहां लिखते जाओ, ए इज लेस देन आयरन, मतलब ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन,
ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, मतलब समझो जो लेस रिएक्टिव होगा नीचे आएगा यार, आराम से समझो। तो यार अब ब्लू कलर से देखो, आयरन के नीचे ए को कहीं प्लेस करोगे? ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो भाई, ऐसे ही बस लिख लिया, हल्का सा अंदाजे के लिए लिख लिया, अंदाजे के लिए, ठीक। अब अब ए की रिएक्शन कराई कॉपर के साथ, हाँ ये तो बड़ा बढ़िया हो गया यार, चेक कर लो। अगर ए की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि ए कर रहा होगा किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ, तो ASO4 बना रहा होगा और कॉपर बाहर हो गया। ए ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह ए लगा दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मानते हो कि नहीं बताओ? तो जो जो समझ में आ रहा है लिखते जाओ। ए अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो यार चेक कर लो, ए कॉपर के ऊपर आना चाहिए, तो आ तो गया, ठीक। उसके बाद अब बी को पकड़ो, तो बी को अगर पकड़ोगे, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है, यहां पर देखो जरा, बी को अगर पकड़ोगे तो आयरन सल्फेट के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया यार, चेक कर लो, है ना। यहां लिख दूं कहीं, यहां लिख दूं कहीं, बी को पकड़ोगे किसके साथ? आयरन सल्फेट के साथ, यानी कि FeSO4 के साथ, ठीक। तो बी सॉलिड है, बी सॉलिड है, FeSO4 एक्वस है, तो कुछ नहीं करना है, Fe को हटा के आपको बी लगा देना है, तो BSO4 बनेगा एक्वस, और आयरन तुम्हारा बाहर हो जाएगा, चेक कर लो, आयरन तुम्हारा बाहर हो जाएगा। तो यार पता चला बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, यानी कि बी को कहां प्लेस करना पड़ेगा? बी को कहां प्लेस करना पड़ेगा? आयरन के ऊपर। क्या मैं सही हूं? अंदाजा लगा के करना है, अंदाजा लगा के करना है, ठीक। इसके बाद अब बी की रिएक्शन जिंक के साथ नहीं करी यार उसने, जिंक सल्फेट के साथ नहीं करी, यानी कि बी इज लेस देन जिंक, बी इज लेस देन जिंक, यानी कि बी जिंक के नीचे आना चाहिए, तो यार बी जिंक के नीचे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओके, नाउ अब आ जाओ आप सी की रिएक्शन। सी आयरन सल्फेट से नहीं कर रहा है, यानी कि सी इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो सी को आयरन के नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आयरन के नीचे अब सी कहां पर आए? ए से ऊपर या ए से नीचे? इसके लिए रुक जाओ जरा, सी की रिएक्शन कॉपर के साथ भी नहीं हो रही, कॉपर सल्फेट के साथ, मतलब कॉपर से भी लेस है, तो कॉपर से लेस है इसलिए सी यहां आएगा, तो जैसे ही सी यहां आ जाएगा, चेक कर लो, सी यहां आ जाएगा कॉपर के नीचे, तो सी जो है आयरन से भी लेस हो गया, कॉपर से भी लेस हो गया, चेक कर लो भैया, सी जो है आयरन से भी लेस हो गया और कॉपर से भी लेस हो गया और जिंक से भी लेस हो गया, तो इसको जिंक से नीचे भी आना चाहिए, तो जिंक से भी नीचे ही है, और सिल्वर के साथ डिस्प्लेसमेंट करता है, तो सिल्वर से ऊपर आ गया। सी वाला पढ़िए जरा, क्या मैंने सही प्लेस किया है? 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 हाँ, यस यस यस। अब देखो जरा, इसके बाद क्या करना है, यहां पर आओ जरा, अब डी को पकड़ लो यार, डी जो है आयरन से रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो डी इज लेस देन आयरन, मतलब आयरन सल्फेट से नहीं कर रहा है, तो डी आयरन के नीचे होना चाहिए, बट कहां रखे अभी समझ में नहीं आ रहा है। कॉपर के साथ भी नहीं कर रहा है, तो यार कॉपर से भी नीचे होना चाहिए, जिंक के साथ भी नहीं कर रहा है, तो जिंक से भी नहीं, और यार ये तो मजा आ गया यार, ये तो सिल्वर नाइट्रेट से भी नहीं कर रहा भैया, बहुत बढ़िया, तो सबसे नीचे डी आ रहा होगा, चेक कर लो। देखा, ऐसे करके आपको अंदाजा लगाना है। एक चीज और, अब बच्चे अगर ये पूछेंगे सर बी ए सी और डी के नाम बता दो, नहीं पूछेगा सर, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, परेशान मत हो, बस आप मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी, ठीक। पार्ट 3 को पहले ही कर लो। अरेंज द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग और रिएक्टिविटी मतलब पहले सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है बी, फिर उससे लेस रिएक्टिव कौन हो गया? ए, फिर उससे लेस रिएक्टिव कौन हो गया? सी, फिर सबसे लेस रिएक्टिव कौन हो गया? डी। खत्म खेल यार, चेक कर लो, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड मत करिएगा, मतलब आप कुछ रट के मत जाइए, क्योंकि सवाल वहां चेंज कर देगा, वो तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है। अभी मैं आपको रिवीजन सीरीज भी लेके आऊंगा, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा और टेबल बना के 5 नंबर में पूछेगा बच्चों, 5 या 3 नंबर में, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसके बाद पार्ट ए, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है भैया? देख के बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? देख के बताओ। बी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया बी, ठीक। उसके बाद व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट? तो भैया चेक कर लो, यहां पर ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ये किसका आंसर है बताओ? ये किसका रिएक्शन आंसर है? ये पार्ट 2 का आंसर है। अगर बी को आप किस में डालोगे?
ओहो, आई एम सॉरी, कॉपर सल्फेट में डालने के लिए बोल रहा है यार, है ना, आई एम सॉरी। What would you observe B is added to the solution of copper sulfate? अब बताओ यार, B is more reactive than copper यार, चेक कर लो, ठीक, B कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, लेकिन आपको लिख के दिखाना है। B सॉलिड मेटल है कोई, और कॉपर सल्फेट आपने लिया CuSO4 एक्वस, तो आपको क्या मिलेगा, BSO4। बच्चे बोलेंगे B कौन है, हमें क्या पता कौन है यार, होगा, हम क्या करें बताओ, BSO4 एक्वस बनेगा, ठीक, ओके, और प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा सॉलिड। अब सुनिएगा ध्यान से, खास बात है, इसमें ऑब्जर्वेशन लिखोगे, ग्रीन कलर फेड अप, ग्रीन कलर फेड हो जाएगा, ग्रीन कलर फेड होगा भैया, ये जरूर लिख देना। बी कोई भी मेटल हो यार, कॉपर सल्फेट, ग्रीन कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाएगा, धीरे धीरे वो हल्का पड़ने लगेगा, है ना। सो ब्लू कलर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, फेड्स, ठीक, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन का ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज है। और कुछ पूछा है? नहीं। और कुछ पूछा है? नहीं। कर लोगे? बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा, कर लोगे? 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा, कर लोगे? आगे बढ़े, बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है ZnSO4 का A के साथ नो रिएक्शन, A का किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। सुनो ध्यान से, हमें क्या मतलब है उससे, हमें क्या पता, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, हम क्या करें, छोड़ दो। ए की रिएक्शन जिंक सल्फेट जब दी ही नहीं तो हम क्या करें भाई, है ना। अब उसने यहां पर बी की रिएक्शन किसके साथ पूछी, बताइए, एक मिनट जरा देख लेते हैं। हाँ, यस यस, अगर इस टेबल को फिल करने के लिए भी बोल दे, तो अच्छा सवाल बच्चे ने कर दिया, अगर इस टेबल को फिल करने के लिए भी बोल दे तो यार फिल कर दो, चेक कर लो। अगर बी की रिएक्शन कराओगे कॉपर सल्फेट से, अभी दिखाया बी की कॉपर सल्फेट के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट फिल कर दो यहाँ। अच्छी बात पूछ ली भाई, वेरी गुड, चलो सही, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, पता है। अब देखो जरा, ए की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करो, यहां से देखो ए जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ए इज लेस देन जिंक, ए इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। यार ये सही बात पूछ ली यार, ये तो बहुत अच्छी बात पूछ ली, ठीक। उसके बाद क्या ए सिल्वर नाइट्रेट से करेगा, चेक कर लो, क्या ए सिल्वर नाइट्रेट से करेगा, यस सर, यस सर, क्या ए, यस 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 यस, ठीक है, तो यस डिस्प्लेसमेंट। यार बहुत बढ़िया सवाल, पता है मतलब, यस, पता है बात ये, उसने टेबल भरने के लिए नहीं बोला और कहीं पे इसका आंसर भी नहीं मिलेगा, और फिल करने के लिए दे देगा, सही पूछा आपने, वेरी गुड, यहां होगा डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद 9, अब बच्चों बी क्या आपका सिल्वर के साथ करेगा, सिल्वर, यस यस यस, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक, वेरी गुड, बस हो गया यार, चेक कर लो, टेबल भी फिल करने के लिए दे देगा तो कर देना, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो यार ये क्वेश्चन मुझे भाई कराना था, मैंने आपका करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, 5 नंबर का सवाल है। अब आओ यहां पर, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, यार बच्चों के सवाल हैं, फटाफट आंसर पढ़ लो भाई, है ना, कहाँ गया, मैं तुम्हें आंसर दिखा दे रहा हूँ भाई, पढ़ लो, ये सब क्वेश्चंस में जल्दी से दिखा देता हूँ। हाँ, इसको पढ़ लो यार जल्दी से, सोडियम को आप कहाँ रखते हो, कैरोसिन, पढ़ लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग, आयरन की स्टीम के साथ नहीं करा पाओ, 3Fe, और ये सॉलिड है, ये आपका गैस है 4s2 स्टीम के साथ, और ये Fe3O4 सॉलिड बनेगा, एक्वस नहीं है, सॉलिड है, Fe3O4 है, और 4 हाइड्रोजन, बताओ कर लोगे, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम एंड फॉस्फेट पोटेशियम विद वाटर, तो कैल्शियम की वाटर के साथ कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और हीट निकलेगी, ठीक, और पोटेशियम की वाटर के साथ कराओगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और हाइड्रोजन गैस और हीट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आओ, ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है। नाउ विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल, अब रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं तुम्हारे, वही वाले हैं रिएक्टिव मेटल्स, और कौन कौन से रिएक्टिव मेटल, सब वही हैं, बताओ भैया, कुछ बताओ, मैं इसमें कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। रिएक्टिव मेटल में कौन कौन से आ जाएंगे तुम्हारे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और जो रिएक्शन कर जाए यार उसको बोल दो, एल्युमिनियम भी हो गया तुम्हारा, वो भी HCl से कर जाता है,
H2SO4 से कर जाता है, अभी तो बताया था सारा एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, अभी तो बताया था भैया जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, यार चेक कर लो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जिंक अगर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, और कौन सा कलर फेड अप हो जाएगा, जरा बताइए कौन सा कलर फेड हो जाएगा, कौन सा कलर फेड हो जाएगा, ग्रीन कलर, यस, क्योंकि FeSO4 का कलर कैसा है, ग्रीन एक्वा सॉल्यूशन का, वो फेड हो जाएगा धीरे धीरे, ये जरूर लिख दीजिएगा, इन्होंने नहीं लिखा हो, आंसर पढ़ लो, एंड ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 एक्वस फेड्स। और ZnSO4 का कलर कैसा होता है, कलरलेस, ग्रीन कलर चला जाएगा यार, क्या दिक्कत है भाई, ग्रीन कलर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट। ये वाला अभी करा दूं कि नेक्स्ट क्लास में जल्दी बता दूं, तो फिर मैं बंद भी कर दूं अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो, ये टॉपिक बताओ, बोलो बोलो जल्दी से बताओ। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, छोटी सी क्लास होगी तो ये फटाफट खत्म हो जाएगा, है ना, यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करा देंगे, है ना, बता देंगे ये सब, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको 2 क्लास में और करके खत्म कर देंगे, फिर PYQs कर लेंगे। जाइए जाइए।